उस साल मेरी जिंदगी एकदम टूट गई थी। मेरे पेरेंट्स मर गए और हमारी कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के किनारे खड़ी थी। और उसी वक्त जब मेरी सिस्टर सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, मैंने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। हाँ, मैंने खुद उससे दूर जाने का फैसला किया था। और फिर 5 साल बाद उसकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, वो सक्सेसफुल हो गई और सब उसे एडमायर करने लगे। लोग उसे मैडम बो कहकर बुलाने लगे। फिर एक दिन एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा, इन सालों में आप सबसे ज्यादा किसकी आभारी हैं? मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ उस मोमेंट को। मेरी सिस्टर की आंखें ठंडी थीं, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी। उसने कहा, अपने उस भाई की जो पैसे के लिए मुझसे लड़कर चला गया। और फिर उसने बिना रुके कहा, नहीं, अब वो मेरा भाई भी नहीं है। उस वक्त शायद मुझे फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जर्नलिस्ट ने फिर पूछा, वो अब कैसा है? और उसी के बाद उस जर्नलिस्ट ने ऑनलाइन सर्च शुरू कर दी। 10 मिलियन का रिवॉर्ड तक अनाउंस कर दिया गया मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें मैं नहीं मिला। उन्हें सिर्फ मेरी मौत से पहले लिखी गई मेरी डायरी मिली। जब वो डायरी मेरी सिस्टर को दी गई, वो वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने वो डायरी कूड़ेदान में फेंक दी और बोली, ये वीएन की कोई चाल है या फिर प्रोग्राम के लिए जानबूझकर किया जा रहा है? जर्नलिस्ट ने सिर हिलाया। उसने धीरे से मेरी डायरी उठाई और कहा, ये सच में आपके भाई की मरने से पहले की डायरी है। और जहां तक बॉडी की बात है, उसे ऑनरेडी क्रिमेशन कर दिया गया, क्योंकि उसे क्लेम करने वाला कोई नहीं था, इसलिए क्रिमेटोरियम ने प्रोसेस कर दिया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी सिस्टर गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, मत सोचो कि मैं उसे माफ कर दूंगी इस तरह के चीप ट्रिक्स के लिए। जाओ और बोनियान से कहो कि अब मेरा एक नया भाई है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जर्नलिस्ट उसे ऑकवर्ड होकर देखने लगा और बोला, तो इस डायरी का क्या करें? मेरी सिस्टर वानतांग हल्का सा हंसी और बोली, पढ़ो, मैं देखना चाहती हूँ उसने डायरी में क्या झूठ गढ़ा है। और फिर मेरी आवाज उस डायरी के जरिए सामने आई, हेलो, आज से प्लीज मेरा ख्याल रखना, अब शायद सिर्फ तुम ही मेरे साथ रहोगे। मैं खुद को याद करता हूँ, आज जब मैं घर से भाग रहा था अपने साथ वो सारे गिफ्ट्स लेकर जो मेरी फैमिली ने मुझे दिए थे, तब मेरी सिस्टर ने मुझे पकड़ लिया। सच कहूं तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, मैं बस चुपचाप घर छोड़ना चाहता था, लेकिन वो बहुत परेशान करने वाली है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं ना जाऊं। उसने कहा कि मैं उसका इकलौता फैमिली हूं। उस पल मेरा दिल थोड़ा कांपा था, लेकिन फिर भी मैंने सख्त चेहरा बनाकर उससे कहा, कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, फिर भी तुम मुझे वो बाइक मॉडल दिला सकती हो जो मुझे पसंद है। तुम पैसे ऐसे उड़ा सकती हो, तुम मुझे मेंटेन कर सकती हो बिना इस टेंशन के कि हर दिन फाइन बचाना पड़े। लेकिन वो और भी बेचैन हो गई। उसने पूछा, मैं किसके साथ जा रहा हूँ? कहा कि मुझे बेवकूफ मत बनो, और ये भी कहा कि वो और मेहनत करेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगी, मुझे पहले जैसा लाइफ देगी, जैसे मैं कोई यंग मास्टर हूँ। और फिर मैंने क्या कहा था, मुझे तो ठगा जाना ज्यादा पसंद है, तुम्हें क्या? अगर तुम्हारे पास मुझे मेंटेन करने की कैपेसिटी और पैसा होता तो मैं अभी भी तुम्हारा अच्छा भाई होता, घर वापस आ जाता। लेकिन तुम्हारे पास कब पैसा होगा? मेरी सिस्टर, जो इतनी प्रॉड थी, मुझे रोकने के लिए घुटनों पर बैठ गई थी। सच में कितना पैथेटिक था ना। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया और आंसू पोंछ लिए ताकि वो देख ना सके। फिर मैंने कहा, मेरे फ्यूचर में दखल मत दो। और उसी वक्त मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लोग मुझे देखते रहे जब मैं अपना सामान घसीटते हुए दूर जा रहा था। सॉरी सिस्टर, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना। डायरी का वो हिस्सा खत्म हुआ और उस रात जर्नलिस्ट ने गहरी सांस ली। अनएक्सपेक्टेडली सीईओ अपनी छोटी ब्रदर पर इतना डिपेंड करती थी, लेकिन कैमरा मेरी सिस्टर की तरफ गया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, वो अब भी ठंडी थी। उसने बस हल्के से कहा, मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, एक नालायक को पाल लिया। डायरी फिर शुरू हुई। मैं फिर आ गया हूँ। आज मैं एक और हॉस्पिटल गया टेस्ट कराने। सच कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि पिछली डायग्नोसिस गलत हो, ताकि मैं वापस जाकर अपनी सिस्टर से कह सकूं, मुझे पछतावा है, बस अगर मैं उससे माफी मांग लूं, वो मुझे पहले की तरह माफ कर देगी। लेकिन इस जिंदगी में इतने मिरेकल्स कहाँ होते हैं? डॉक्टर ने मुझे सीरियस चेहरे से देखा और पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? फिर उसने कहा, प्राथमिक हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा ऑलरेडी टर्मिनल स्टेज में है, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। मुझे उस बीमारी का पूरा मतलब समझ नहीं आया, लेकिन मौत का डर, उसने मुझे रुला दिया। मैं सिर्फ 18 साल का था। डॉक्टर ने मुझे सिंपैथी से देखा और एडमिशन का बिल दे दिया। मैं भागकर पेमेंट मशीन तक गया, लेकिन अमाउंट देखकर मैं चुपचाप हॉस्पिटल से निकल गया। छोड़ो, मैंने अपनी सिस्टर का मेन कार्ड लिंक किया हुआ है, उसमें थोड़ा पैसा बचा है। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, क्यों उसकी मेहनत की कमाई बर्बाद करूं? उसका पैसा बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि जब से वो कॉन्ट्रैक्टर भागा था जिसके साथ मेरे पेरेंट्स काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट गिर गया था, फंडिंग चेन टूट गई थी और मेरे पेरेंट्स उस भारी प्रेशर के नीचे हर जगह भागते फिर रहे थे। मेरी यादों में वो दिन आज भी साफ है। एक सोशल इवेंट में जाते वक्त मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया था और दोनों वहीं खत्म हो गए, और उसी पल से कंपनी के सारे बोझ मेरी सिस्टर के कंधों पर आ गए। मैंने अपनी आंखों से देखा था कैसे लोग कर्ज वसूलने आते थे, घर की हर कीमती चीज उठा ले जाते थे पैसे के लिए, और मेरी सिस्टर मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेजने के लिए लाखों का इंतजाम करने की कोशिश कर रही थी। वो लोगों के सामने घुटनों पर बैठ गई थी, अपना सिर जमीन पर मार रही थी। लेकिन आखिर में बैंक ने सारे एसेट्स ले लिए,
कर्ज चुकाने के लिए वो हर जगह पैसे मांगने गई। इतनी शराब पी कि उसे स्टमक ब्लीडिंग हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन उसके पास ना इलाज के लिए पैसे थे ना डॉक्टर को दिखाने का वक्त। जैसे ही थोड़ी ठीक हुई वो फिर हॉस्पिटल से निकलकर काम ढूंढने लगी। लोगों के सामने हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाकर, जैसे खुद को छोटा बना रही हो। लोग कहते थे वो मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सच में क्या तुम्हें नहीं लगता मेरी सिस्टर थोड़ी बेवकूफ है? मैं सच में उसका बोझ बांटना चाहता था। मैं उससे कहना चाहता था कि मुझे विदेश में पढ़ाई नहीं करनी। मैं अब पहले जैसा स्पॉइल्ड यंग मास्टर नहीं हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं पार्ट टाइम काम करके उसे सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे क्रिटिकल टाइम में मुझे इतनी महंगी बीमारी हो जाएगी। डियर डायरी, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बेकार हूँ? जर्नलिस्ट की आंखें भर आई थीं। उसने धीरे से कहा, शायद उस वक्त तुम्हारे भाई के जाने के पीछे कोई छुपी हुई वजह थी। इतनी कम उम्र में लिवर कैंसर सच में दुखद है। लेकिन मेरी सिस्टर जुआन एबो बस ठंडी हंसी हंस पड़ी और बोली, क्या शानदार विक्टिम बनने की एक्टिंग है? रिपोर्टर लिन, इसके झांसे में मत आइए। जोनियन सबसे अच्छी झूठ बोलने वाली है। बचपन में स्कूल न जाने के लिए ये पेरेंट्स से झूठ बोलती थी कि इसका टखना मुड़ गया है। पूरा परिवार डर जाता था, इसे घेर लेता था, हॉस्पिटल ले जाता था। ये हमेशा से अच्छी एक्ट्रेस रही है। डायरी फिर आगे बढ़ी। आज फिर एक रात बिना सोए गुजर रही है। मैं सोना चाहता हूं लेकिन दर्द इतना अनबेरेबल है कि हर पल बढ़ता जा रहा है। अगर पेनकिलर्स ना लूं तो सह नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अगर मैंने रेंट नहीं दिया तो लैंडलॉर्ड मुझे निकाल देगा। फिर मुझे वही करना पड़ेगा जो बचपन में मेरी सिस्टर मजाक में कहती थी, छोटी गुफा में सोना। पहले जब मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स पढ़ता था तो लगता था हीरोज का केव्स में सोना कूल होता है। लेकिन अब बड़ा होकर समझ आया, बिना पैसे के जीना कितना डरावना होता है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने पेरेंट्स के दिए गिफ्ट्स ऑनलाइन डाल दिए। वही कुछ चीजें थीं जो मैं अपने साथ लाया था। लेकिन जब भी कोई खरीदने आता मैं बहाने बनाकर मना कर देता। अंदर से मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन आखिरकार दर्द और भूख के आगे मैं हार गया। मैंने कार्ड से 500 निकाल लिए। सॉरी सिस्टर, फिर से तुम्हारा पैसा खर्च कर रहा हूँ। गरीबी ने मुझे बदल दिया था। मेरी पुरानी आदतें खुद ही खत्म हो गई थीं। एक दिन तो मैं भूख से बेहोश होने वाला था। मैंने कूड़ेदान से किसी का फेंका हुआ गंदा बन उठाया और खा लिया। और सच कहूं, वो काफी अच्छा लगा। शायद गरीबी एक यंग मास्टर की सारी बीमारियां ठीक कर देती है। फिर मैं सुपरमार्केट गया, बंस का एक बैग खरीदा, एक कैन पानी लिया, हॉस्पिटल जाकर कुछ पेन किलर्स भी खरीदे, बाकी पैसे रेंट के लिए बचा लिए। फिर मेरे टीचर का कॉल आया। उसने कहा, तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, अचानक क्लास छोड़ना ठीक नहीं है। मुझे डर था कि वो मेरी सिस्टर से कांटेक्ट करेगा, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। लेकिन फिर भी उसने मेरी सिस्टर को कॉल कर दिया और कुछ देर बाद मेरी सिस्टर का कॉल आया। उसकी आवाज फिर से ठंडी थी। उसने कहा, वनन, मुझे पता है तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस औरत के साथ हो, लेकिन उसके लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ देना, क्या ये हमारे पेरेंट्स के साथ न्याय है? मैं उसकी आवाज सुन रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबा समय गुजर गया हो, जैसे आधी जिंदगी बीत गई हो। मैंने अपना मुंह ढक लिया ताकि मैं जोर से रोना पड़ूं, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सिस्टर, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। दूसरी तरफ वो इम्पेशेंट हो गई और बोली, अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं सच में तुम्हारी चिंता करना बंद कर दूंगी। और फिर उसने फोन काट दिया। लेकिन मैं बहुत देर तक रोता रहा। डियर डायरी, शायद मैं अपनी सिस्टर को ब्लॉक कर दूंगा और कल मैं स्कूल छोड़ने की फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा। जर्नलिस्ट्स के बीच माहौल थोड़ा हैवी हो गया था। सीई थोड़ी स्टंट थी। उसने रुककर अपनी आंखों के कोने साफ किए और अगला पन्ना पलटा। डियर डायरी, मैंने घर बदल लिया। जिस पुराने हॉस्टल में मैं रह रहा था उसका किराया 50 पर नाइट था। मेरे लिए वो बहुत महंगा था, इसलिए मैं पूरा दिन भागता रहा, पूरी सिटी छान मारी और आखिरकार शहर के साउथ में एक रिमोट सी अर्बन विलेज में मुझे एक हॉस्टल मिला जो सिर्फ 30 पर नाइट था। कमरे में 4 बेड्स थे और मेरे सामने वाले बेड पर एक अजीब सा अंकल रहता था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। मुझे याद है, मैंने उसे अभी देखा था। वो नीचे वाली मिलिटेरा में रहती थी। उसका नाम सियांग था। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, अब तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वो सच में बहुत अच्छी थी। उस रात मैंने दवा ली और बहुत शांति से सो गया। और फिर मैंने एक सपना देखा। उस सपने में पापा, मामा, हम दोनों, मैं और मेरी सिस्टर को डिज्नी लेकर गए थे। उन्हें पता था मुझे आयरन मैन पसंद है। मेरी सिस्टर मेरे लिए घंटों लाइन में खड़ी रही और जब आखिर उसका नंबर आया उसने मेरा नाम जोर से पुकारा और मुझे उस एक्टर के सामने धक्का दे दिया जो आयरन मैन का रोल कर रहा था। आखिरकार मैं अपने फेवरेट आइडल के साथ फोटो ले पाया। मैं इतना मुस्कुराया कि मेरी आंखें सिकुड़ गईं। पापा, मामा और मेरी सिस्टर थोड़ी दूर खड़े मुझे खुशी से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने फोटो खत्म की और पीछे मुड़ा, सब गायब हो चुके थे। जो आसमान पहले साफ था वो अचानक अंधेरा हो गया। मुझे डर लगने लगा। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। और फिर मैं डर के मारे उठ गया। मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीगा हुआ था। सियांग मुझे चिंता से देख रही थी। उसने पूछा, तुम ठीक हो? मैंने सिर हिला दिया। फिर उसने पूछा, मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ? और मैंने उसे सब कुछ बता दिया।
पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस पर बहुत भरोसा हो गया था। सब सुनने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे गले लगा लिया। उसका वो हग बहुत वार्म था। उसने बताया कि वो ऑर्फन है, छोटी उम्र से ही सोसाइटी में स्ट्रगल कर रही है, हर तरह के लोगों से मिली है और सेल्फ डिफेंस की कई स्किल्स सीखी हैं। फिर उसने कहा, तुम जैसे इंसान का मुझे ख्याल रखना ही होगा। उसने मुझे पैसे बचाने के कई तरीके सिखाए, जैसे सुपरमार्केट जाकर एक्सपायरी के करीब वाले फूड लेना। कुछ सुपरमार्केट्स थोड़ा कंपेंसेट करते हैं, कुछ नहीं, लेकिन एक्सपायर्ड फूड फ्री में दे देते हैं। फिर मार्केट जाकर जो सब्जियों की पत्तियां लोग फेंक देते हैं उन्हें उठाना, सड़ा हुआ हिस्सा हटाकर उबाल लेना, उससे भी पेट भर सकता है। सियांग मुझे पार्ट टाइम काम पर भी ले गई। उस दिन मैंने 60 युन कमाए। जब मैंने वो पैसे हाथ में लिए, पहली बार लगा कि मैं बेकार नहीं हूं। मैंने सोचा, अगर मैं हर दिन इतना कमा पाऊं तो मरने के बाद भी अपनी सिस्टर के लिए थोड़ा पैसा छोड़ सकता हूं। ये सोचकर मैं खुद ही हंस पड़ा। सियांग मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हूं। उसने कहा, सिर्फ 60 युआन कमा के इतना खुश हो रहे हो? उसने मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा कि मैं बेवकूफ हूं और वहां रहते हुए मुझे हर दिन उस अजीब अंकल से भी बचकर रहना पड़ता था। साथ ही जल्दी हाथ मुंह धोकर बेड पर जाना पड़ता था, क्योंकि हॉस्टल में रात 10 बजे लाइट और पानी दोनों बंद हो जाते थे। लेकिन सच कहूं, उन दिनों में भी मैं काफी खुश था। आज भी याद है, लगभग लाइट बंद होने का टाइम हो गया है, गुड नाइट। जर्नलिस्ट ने नोटिस किया कि जब उस अंकल बेसो का जिक्र आया तो मेरी हमेशा ठंडी रहने वाली सिस्टर ने भी चुपचाप अपने हाथ कस लिए थे। उसे लगा शायद वो उतनी बेरहम नहीं है जितना दिखाती है, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा शायद ये सिर्फ उसका भ्रम है। फिर उसने अगला पन्ना पलटा और पढ़ना जारी रखा। डियर डायरी, मैंने हॉस्टल छोड़ दिया क्योंकि सियांग ने कल सब देख लिया था। उसके पास खुद के लिए भी सेविंग्स नहीं है, फिर भी वो मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। पहले मैंने उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि मैं अपनी सिस्टर से लड़कर घर छोड़ आया हूं, लेकिन अब मैं उससे ये छुपा नहीं सकता। शायद मैं सच में बदकिस्मत हूं, मैं अपनी सिस्टर पर बोझ नहीं बनना चाहता, और ना ही इस ब्रेव सिस्टर पर जिसे मैं अभी मिला हूं। उसने कहा था कि वो पैसे कमा रही है ताकि फ्यूचर में अपना कार रिपेयर वर्कशॉप खोल सके, अपना घर बना सके। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी यंग मैन। जब उसने ये कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से मैं बस सोच रहा था, गुड बाय सिस्टर। अगले दिन सुबह सुबह मैं चुपचाप अपना थोड़ा सा सामान घसीटते हुए वहां से निकल गया। अभी मैं स्क्वाड करके डायरी लिख रहा हूँ। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा रुककर आराम करता हूँ। हाँ, अब ठीक है। हाल ही में मेरी हालत और खराब हो गई है। मैंने खून उलटना शुरू कर दिया है, अभी भी खुद को रोक नहीं पाया। फिर से खून की उल्टी हो गई। आसपास के लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। सब बहुत डर गए थे, दूर खड़े होकर उंगली से मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। मैं वहीं सिकुड़कर बैठ गया था। काफी देर बाद जब मैंने सिर उठाया तो देखा कि मेरी डायरी पर खून गिर चुका है। मैंने जल्दी जल्दी हाथ से उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन दाग और फैलता ही जा रहा था। सॉरी डायरी, मैंने तुम्हें भी गंदा कर दिया। मेरा इरादा नहीं था, बस दर्द इतना था कि कंट्रोल नहीं हो पाया। मैं जमीन पर बैठा खुद को संभाल ही रहा था कि एक पुरानी कपड़े पहनी हुई आंटी मेरे पास आई। उसने बिना मेरी मना करने की परवाह किए मेरे हाथ में कुछ पैसे रख दिए और तुरंत भाग गई। मैं चुपचाप उसके पीछे गया और देखा कि वो अपने डिसेबल्ड पति के साथ थी। उसके पति की गोद में एक छोटा बच्चा था। उसने अपने बाल ठीक किए और बच्चे के गाल पर किस किया, फिर वापस मेहनत से फल बेचने लगी। मैं वहीं खड़ा रहा बहुत देर तक, जब तक अंधेरा नहीं हो गया। ठंड से मेरा आधा शरीर सुन्न हो गया था, फिर भी बहुत सारे फल बचे हुए थे। आंटी ने हल्की सी आह भरी। उसके पति ने उसे कुछ कहकर दिलासा दिया। दोनों सामान समेटने लगे। उन्होंने बच्चे को पास की टोकरी में रख दिया। मैंने अपना कैप नीचे किया और जल्दी से पास गया, और जब वो ध्यान नहीं दे रही थी मैंने पैसे बच्चे के कपड़ों में रख दिए। काफी अच्छा एक्ट था। ऑलमोस्ट मैं खुद ही इमोशनल हो गया, लेकिन सच्चाई ये थी, मेरे पास खुद पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया पैसे कमाने के लिए। तभी अचानक रिपोर्ट के दौरान मेरी सिस्टर की आवाज आई, रिपोर्टर लिन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठकर अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। वो मरने का नाटक कर रही है और मुझसे सामना करने की हिम्मत नहीं है, तो मैं उसे मरा हुआ ही मान लेती हूँ। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो खड़ी हुई और बिना पीछे देखे चली गई। इंटरव्यू अचानक खत्म हो गया, लेकिन ये एपिसोड वायरल हो गया। लोगों ने पता लगाया कि 5 साल पहले जब उसने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, वो मेंटल हेल्थ क्लिनिक जाती थी, और सबने ये कंक्लूड किया कि पेरेंट्स की मौत और मेरे जाने की वजह से वो सिवियर डिप्रेशन में चली गई थी। बाद में जब उसकी कंपनी सक्सेसफुल हो गई, उसने एक नया छोटा भाई अडॉप्ट कर लिया और मेरी डायरी इंटरनेट पर डिबेट का टॉपिक बन गई। कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं अटेंशन के लिए अपनी मौत का ड्रामा कर रहा हूं, पैसे के लिए अपनी सिस्टर को छोड़ दिया और उसे अकेला छोड़ दिया बैंक्रप्सी से लड़ने के लिए, और अब जब वो सक्सेसफुल हो गई है तो सिंपैथी लेने के लिए ये डायरी लिख रहा हूं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अब उसकी लाइफ में नया भाई है। उसने उसके 18वें बर्थडे पर पूरा अमेजमेंट पार्क बुक कर दिया और उसे लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की। उसे हाथों पर रखकर पाल रही है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते थे कि शायद इसके पीछे कोई हिडन स्टोरी है, क्योंकि डायरी बहुत रियल लग रही थी, इमोशन सच्चे थे। क्या ऐसा इंसान मटेरियलिस्टिक हो सकता है? डिबेट चाहे जो भी हो, लोग जानना चाहते थे कि मैंने आगे क्या लिखा है। पॉपुलैरिटी के चलते सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। टीवी स्टेशन के रिपोर्टर ने फिर से मेरी सिस्टर से कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या वो मेरी डायरी पब्लिश करने की परमिशन देगी।
पता नहीं उसे सच में फर्क नहीं पड़ता था या वो बिलीव ही नहीं कर रही थी। लेकिन उसके असिस्टेंट ने कहा कि डायरी ऑलरेडी टीवी स्टेशन को दे दी गई है, पब्लिश करनी है या डिस्ट्रॉय करनी है, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये भी कहा कि उसका सिर्फ एक भाई है, वायु। कुछ लोग इससे खुश हो गए कि वो मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रही है। और फिर जल्द ही टीवी पर लाइव प्रोग्राम शुरू हुआ। गोनियन की डेथ से पहले की डायरी। रिपोर्टर लिन स्क्रीन पर आई। उसके चेहरे पर हैवी एक्सप्रेशन था। उसने कहा, आप सबकी तरह मैंने भी ये डायरी पहले नहीं पढ़ी, लेकिन आज परमिशन मिलने के बाद मैं इसे लाइव आप सबके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आप लोग समझेंगे। कुछ ही सेकंड्स में हजारों लोग लाइव में आ गए। 1 मिनट में ही नंबर लाखों पार कर गया। सब इंतजार कर रहे थे कि डायरी खुले। उधर बो फैमिली में असिस्टेंट लिनी अपनी बॉस को कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। काफी देर हिचकिचाने के बाद उसने कहा, जेफ को प्रोग्राम शुरू होने वाला है। लेकिन मेरी सिस्टर ने आंख तक नहीं उठाई और बस कहा, मैंने कहा ना, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। और फिर रिपोर्टर लिन ने गहरी सांस ली और डायरी खोल दी। डियर डायरी, आज मुझे एक छोटा सा पप्पी मिला। मैं उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था, लेकिन वो अपनी घायल टांग घसीटते हुए मेरे पीछे पीछे आता रहा, कराहता हुआ, और मुझे लगा शायद मैं उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। मैंने पहले तो आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही रुक गया और फिर पीछे मुड़कर उसे देख लिया। जैसे ही मैंने उस छोटे से पीले पपी को उठाया, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वो मेरी हथेली को लगातार चाटने लगा। मैंने धीरे से आह भरी। लगता है इसे समझ आ गया कि मैं दिल से सॉफ्ट हूँ। मैंने उसका नाम रखा चांग सेंग, मतलब लंबी उम्र। मैं चाहता था कि वो लकी हो, लंबी जिंदगी जिए, मेरी तरह छोटी और अधूरी नहीं। मैं उसे पेट हॉस्पिटल लेकर गया। सिर्फ चेकअप फी ने ही मेरी पूरी पॉकेट खाली कर दी। और डॉक्टर ने कहा, सर्जरी के लिए 2000 युआन लगेंगे। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। मैंने चांग को अपनी बाहों में देखा और डॉक्टर से धीरे से कहा, क्या मैं कुछ दिनों बाद इसे सर्जरी के लिए ला सकता हूँ? मेरे पास अभी पैसे नहीं है। लेकिन उसने साफ मना कर दिया, और डिले नहीं कर सकते, लेटेस्ट कल तक। मैं चांग को गोद में लेकर हॉस्पिटल से बाहर आया और सड़क के कोने पर बैठ गया। मैं उससे बात करने लगा, तुम कितने बेवकूफ हो, इतने सारे अमीर लोग हैं, उनके पास क्यों नहीं गए? मेरे पास क्यों आए, जो खुद मरने वाला है? और ऊपर से मैं इतना बेकार हूँ, तुम्हारे लिए 2000 युआन कहाँ से लाऊं? लेकिन वो कुछ नहीं समझ रहा था, बस खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। उसे देखकर मेरी आंखें फिर भर आईं और मजबूरी में मैं एटीएम गया 2000 युआन निकालने के लिए। लास्ट टाइम सिस्टर, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारा पैसा खर्च कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसने मेरी सेकेंडरी कार्ड ऑलरेडी कैंसिल कर दी होगी। मैंने खुद को समझाया, मैंने ही कहा था कि रिश्ता तोड़ दूंगा। उसे मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था चांग सेंग के लिए। मैंने उसे ब्लैकलिस्ट से निकाला और कॉल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा। मुझे लगा वो उठाएगी ही नहीं, लेकिन आखिरकार उसने उठा लिया। उसकी आवाज ठंडी थी। तो तुम्हें पछतावा हो रहा है? तुमने मुझे ब्लॉक किया और अब खुद कॉल कर रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि रिश्ता खत्म या फिर पैसे खत्म हो गए। उसकी हर बात ने मेरे शब्द गले में ही रोक दिए। मैं कॉल काट देना चाहता था, लेकिन मेरी बाहों में चांग सेंग मुझे याद दिला रहा था। मैंने बस धीरे से कहा, मुझे 2000 चाहिए। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने कहा, इतने समय बाद कॉल किया और ये तक नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं, खा रही हूं या नहीं, सो रही हूं या नहीं, बस पैसे चाहिए, है ना? मैंने अपने होंठ जोर से काट लिए। खून का स्वाद मेरे गले में भर गया, लेकिन मैंने उसे निगल लिया। उसने फिर कहा, तुम्हें पैसे चाहिए, ठीक है, मैं सब दे दूंगी। क्या अब तुम खुश हो? मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी वॉन्नी। तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। आज से हमारा भाई बहन का रिश्ता खत्म। और उसने फोन काट दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जमीन पर बैठ गया, चांग सेंग को कसकर पकड़ लिया और खून की उल्टी करने लगा। बहुत सारा खून, लेकिन अंधेरी जमीन पर वो दिख भी नहीं रहा था। चांग सेंग डर गया था। वो लगातार सिसक रहा था और मेरे गाल चाट रहा था। मैंने उसे धीरे से सहलाया। दर्द हो रहा है, लेकिन अब मैं सुन्न हो गया हूँ। शायद दिल का दर्द ज्यादा है। जब मैंने उसे एक्स्ट्रा पैसे वापस भेजने की कोशिश की तो पता चला मेरी सिस्टर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैं चांग सेंग को पकड़कर बहुत रोया। अब मुझे समझ आ गया था, वो सच में मुझे नहीं चाहती। पहले मैं चाहता था कि वो मुझे भूल जाए, मुझसे रिश्ता तोड़ दे, लेकिन अब जब उसने सच में ऐसा कर दिया तो ये दर्द सांस लेने नहीं दे रहा था। उधर लोग इस कहानी को सुन रहे थे। कुछ कह रहे थे, ये तो बहुत क्रूअल है, चाहे फेक ही क्यों ना हो। कहानी बहुत इमोशनल है। कुछ की आंखें भर आई थीं। जल्दी आगे पढ़ो, चांग सेंग का क्या हुआ? कुछ लोग अब भी कह रहे थे कि मैं सिंपैथी के लिए एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब उनकी आवाज भीड़ में खो गई थी, क्योंकि अब ज्यादातर लोग सिर्फ चांग सेंग की सेफ्टी को लेकर वरीड थे। प्रेशर के बीच रिपोर्टर ने खुद को संभाला और अगला पन्ना खोला। डियर डायरी, काफी समय बाद लिख रहा हूँ। एक अच्छी खबर है, चांग सेंग की सर्जरी हो गई है।
अब वो हेल्थी है, बस बहुत ज्यादा क्लिंगी हो गया है। मैं जहां भी जाता हूँ वो मेरे पीछे आता है। सोते वक्त भी मेरे पैरों के पास ही सिमट कर सोता है। लेकिन एक बुरी खबर भी है, मेरी बीमारी और बढ़ गई है। पता नहीं मैं कितने दिन और जिंदा रहूंगा, शायद 1 महीने से भी कम। अब जब मैं फार्मेसी जाकर पेन किलर्स बल्क में खरीदता हूँ तो लोग मुझे शक की नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है मैं कोई एडिक्ट हूँ। लकीली मेरे पास डायग्नोसिस रिपोर्ट है। थोड़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाते हैं, लेकिन अब दवाइयों का असर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सोने के लिए अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, मुझे दवा ज्यादा लेनी पड़ती थी। कल जब मैं पैम्फलेट्स बांट रहा था, अचानक सड़क पर ही बेहोश हो गया। चांग सेंग बहुत डर गया था। वो लगातार मेरा चेहरा चाट रहा था, भौंक रहा था, और आखिरकार उसने किसी दयालु इंसान को बुला लिया, जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां फिर से मुझे पैसे देने पड़े। मैंने दर्द के साथ हिसाब लगाया। ना सिर्फ मुझे पार्ट टाइम का पैसा नहीं मिला, बल्कि ऊपर से काफी पैसे और चले गए। डॉक्टर ने साफ कहा, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और अपने फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। अगर तुम ऐसे ही रहे तो शायद जल्द ही। उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन मैं समझ गया था वो क्या कहना चाहता है। मैंने कुछ टालने वाली बातें कहीं और हॉस्पिटल से भाग गया। मैं एडमिट नहीं होने वाला, वो बहुत महंगा है। हॉस्पिटल के बाहर ही मुझे चांग सेंग मिल गया। जैसे ही उसने मुझे देखा वो भागता हुआ मेरे पास आया। अब भी दर्द कम नहीं हो रहा था। मैं करवट बदलता रहता था, लेकिन नींद नहीं आती थी। चांग सेंग मेरे दर्द को समझ रहा था। वो बेचैन था, कुछ कर नहीं सकता था, बस मुझसे चिपक कर मुझे बार बार चाट रहा था, जैसे रो रहा हो। मैंने कमजोर हाथ से उसे सहलाया और कहा, सब ठीक है। लेकिन अगले ही पल मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं भागकर वॉशरूम गया और ऐसे उल्टी करने लगा जैसे अपने अंदर की हर चीज बाहर निकाल दूं। पता नहीं कितना समय बीत गया। मैं चक्कर आने तक उल्टी करता रहा। फिर चांग सेंग की हल्की हल्की चाट से मुझे थोड़ा होश आया। मैंने खुद को आईने में देखा। बाल झड़ चुके थे, चेहरा पीला पड़ गया था। जो गाल पहले गोल थे, अब इतने पतले हो गए थे कि थोड़ी नुकीली लग रही थी। मेरी सिस्टर मजाक में कहती थी, ये बेबी फेस है, इसमें कोई डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है। लेकिन अब लग रहा था यही चेहरा हमेशा के लिए रुक जाएगा। हमेशा जवान रहना भी शायद अच्छा नहीं होता। मैं धीरे धीरे बड़ा होना चाहता था, अपनी सिस्टर के पास रहना चाहता था, उसे अपना फैमिली बनाते हुए देखना चाहता था, उसे सक्सेसफुल और खुश देखना चाहता था। मैंने अपना चेहरा धोया, खुद को थोड़ा संभाला। कम से कम एक फायदा तो है, मेरी सिस्टर मुझे अब ऐसे नहीं देख सकती, वरना वो डर जाती। पेन किलर लेने के बाद ही मैं किसी तरह सो पाया, लेकिन आधी रात को फिर से बुखार आ गया। डियर डायरी, बहुत दर्द हो रहा है। सच में मैं अपनी सिस्टर को बहुत बहुत याद कर रहा हूँ। मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ, बस दूर से ही सही। क्या ये चाहत ज्यादा है? फिर मैंने फैसला किया, मैं चांग सेंग के साथ उसे देखने जाऊंगा। इसके लिए मैंने हैट, मास्क और एक ब्लैक कोट पहना। परफेक्ट, बिल्कुल पापरात्सी जैसा। मुझे बस उसे दूर से देखना था। डियर डायरी, मैं वापस आ गया। मेरी सिस्टर अब भी पहले की तरह खूबसूरत और कैपेबल है, बस थोड़ी लंबी और पतली हो गई है। मैं बस उसे एक नजर देखकर जाना चाहता था, लेकिन वो खुश नहीं लग रही थी। जबकि पहले उसे हंसना बहुत पसंद था। शायद अगले जन्म में मैं फिर उसके साथ रहूंगा। मुझे समझ नहीं आया वो हॉस्पिटल क्यों गई थी, उसे साइकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत क्यों है। उसके जाने के बाद मैं उसके डॉक्टर के पास गया। उसने ठंडे अंदाज में कहा, ये पेशेंट की प्राइवेसी है। लेकिन जब मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया तो उसने एक गहरी सांस ली और मेरी सिस्टर की हालत पर अफसोस जताया। तुम्हारी सिस्टर बहुत बीमार है। पेरेंट्स की मौत ने उसे तोड़ दिया और तुम्हारे जाने ने उसे और गिल्ट में डाल दिया। उसे लगता है वो अच्छी नहीं है। उसने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, इसलिए तुम उसे छोड़ गए। उसने खुद को हर्ट करना भी शुरू कर दिया। ये सुनकर मैं रोया, बहुत रोया, और फिर हंस पड़ा। मेरी सिस्टर कितनी बेवकूफ है। असली बेकार तो मैं हूँ। मैं ही उसे नीचे खींच रहा था। वो तो दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर है। वो अपनी पूरी साल की कमाई बचाकर मुझे एक्सपेंसिव बर्थडे गिफ्ट देती थी। स्कूल के उन बुलीज को मार देती थी जो मुझे तंग करते थे, चाहे इसके लिए उसे सजा ही क्यों ना मिले। पेरेंट्स की मौत के बाद उसने सब कुछ अकेले संभाला, इतना प्रेशर सहा, और फिर भी मुझे एक कंफर्टेबल लाइफ दी। मैं उसे कैसे नफरत कर सकता हूँ। उसी वक्त रीडर रुक गया। उसने डायरी को कैमरा के सामने दिखाया। उस पेज पर सुंदर हैंडराइटिंग के साथ कुछ ऐसे निशान थे जैसे वो भीगकर सूख गया हो। शायद वो बहुत देर तक रोई थी। उसके आंसुओं ने उस पेज को भिगो दिया था। रीडर की आंखें भी भर आईं। उसने कांपती आवाज में पढ़ना जारी रखा। मैं कितना बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी सिस्टर को अपने सामने गुजरते देखा, लेकिन उसे गले लगाने की हिम्मत नहीं हुई। जिस पल हमारी नजरें मिली वो मुझे पहचान भी नहीं पाती। हाँ, मेरी हालत अब बहुत खराब है। बेहतर है वो मुझे ऐसे ना देखे। मैं नहीं चाहता वो दुखी हो। और फिर डियर डायरी, मैंने एक फैसला लिया है। इतने दर्द में धीरे धीरे मरने से बेहतर है कि मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? मैं सच में इस बीमारी की वजह से बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं अक्सर तुमसे बातें करता हूँ, तुम्हें और चांद सेंग को। जैसे तुम दोनों मुझे जवाब देने वाले हो। मैंने स्लीपिंग पिल्स भी खरीद ली हैं। लेकिन फिर अचानक एक ख्याल आता है, चैन सेंग का क्या होगा? मैं उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। मैं चाहता हूँ उसे अपनी सिस्टर के पास छोड़ दूं, ताकि वो उसका ख्याल रख सके और उसे कंपनी मिले। सच कहूं तो ये आइडिया मुझे बहुत स्मार्ट लगा, लेकिन फिर अचानक याद आया, कल मेरा बर्थडे है।
मैं एक दिन और रुकूंगा। मैं अपने बर्थडे वाले दिन मरना नहीं चाहता। पिछले साल जब मैं 17 साल का हुआ था, पापा और मामा ने मुझे लिमिटेड एडिशन ई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिफ्ट किया था। जैसे ही मैंने उसे खोला, पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोले, तू सबसे कूल लड़का है। और मेरी सिस्टर ने मुझे एक मैकेनिकल वॉच दिया था। उसका डायल चमक रहा था। वो काफी एक्सपेंसिव था, लेकिन अब वो सारे गिफ्ट्स ऑलरेडी गिरवी रखे जा चुके हैं। मेरे पास अब सिर्फ वही गिफ्ट्स बचे हैं जिन्हें मैंने पहले नहीं बताया। मैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखता हूँ। जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते, तब भी मैंने कभी उन्हें बेचने की हिम्मत नहीं की। जब मैं सोता हूँ, मैं उस ब्राउन टेडी बेयर को गले लगाता हूँ जो मेरी मॉम ने मुझे 8 साल की उम्र में दिया था। जैसे मैं पापा, मामा और अपनी सिस्टर को ही गले लगा रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे 18वें बर्थडे पर वो एक ग्रैंड पार्टी देंगे अपने छोटे मास्टर के लिए। लेकिन अब मेरे साथ कौन है? शायद सिर्फ चांद सिंह। मैंने उसे गले लगाया। वही एक वार्मथ थी जो मुझे महसूस हो रही थी। चांद सिंह ने जैसे मेरे इमोशन समझ लिए। वो अपनी गीली जीभ से बार बार मेरी हथेली और गाल चाटने लगी, जैसे मुझे वार्म रखने की कोशिश कर रही हो। मुझे थोड़ी गुदगुदी हुई। मैं मुस्कुराया और उसे किस किया। फिर मैं उसे बेकरी लेकर गया। मैं अपने लिए एक छोटा केक खरीदना चाहता था। पहले अपने बर्थडेज पर मैं बस उसे देखता रहता था। उसकी कीमत सैकड़ों में होती थी। मैं लंबे समय तक वहीं खड़ा रहता था, बस उसे देखकर। फिर शॉपकीपर इरिटेट होकर कहती, खरीदना है या नहीं? नहीं तो जल्दी निकलो। फिर उसने मेरी बाहों में चांद सिंह को देखा और बोली, यहाँ पेट्स अलाउड नहीं है। अभी मैंने साफ देखा कि तुम एक स्टफ्ड टॉय पकड़े हुए थे। शायद इसलिए क्योंकि चांद सिंह बहुत गंदी थी। मेरे पास उसे पेट शॉप में नहलाने के पैसे नहीं थे। मैंने बार बार माफी मांगी और सबसे सस्ता चॉकलेट केक कप खरीदा, 20 युआन का। फिर मैं पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। चांद सिंह को गले लगाकर वहां कैंडल्स नहीं थी, तो मैंने अपने मन में ही विश किया, आंखें बंद की और कहा, काश चांद सिंह हमेशा सेफ रहे। काश मेरी सिस्टर सक्सेसफुल हो, लंबी उम्र पाए, खुश रहे। मैंने आंखें खोली। केक उसे दे दिया। वो बहुत खुशी से खाने लगी, जैसे मेरा एडल्टहुड सेलिब्रेट कर रही हो। मुझे भी बहुत मन था खाने का, लेकिन कुछ ही बाइट्स के बाद मैं गिर पड़ा और सब कुछ उल्टी कर दिया। बाद में मैं चांद सिंह को पेट शॉप ले गया, उसे नहलाया। 200 युआन खर्च किए। शॉप ओनर ने कहा, इतना अच्छा पपी मैंने कभी नहीं देखा। जब मैंने उसे साफ और अच्छी खुशबू के साथ वापस लिया, तो मैंने गहरी सांस ली। जिंदगी जीना, ये एक गिफ्ट है जो मुझे ऊपर से मिला, और अब मैं ये गिफ्ट अपनी सिस्टर को देना चाहता हूँ। मैं चाहता था वो चांद सिंह का अच्छे से ख्याल रखे और चांद सिंह मेरी जगह उसके साथ रहे। और वो 20,000 युआन जो मैंने समहाउ जमा किए थे, मैं उन्हें भी चुपचाप उसकी डोर के नीचे डाल दूंगा। अगर सब ठीक रहा तो ये मेरी आखिरी एंट्री होगी, क्योंकि कल मैं दूसरी दुनिया में पापा और मामा से मिलने जाऊंगा। डियर डायरी, मैं तुम्हें मिस करूंगा। चांग सिंह, मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा। और सिस्टर, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे लगा यहीं सब खत्म हो गया, लेकिन रिपोर्टर लिन ने अनजाने में अगला पन्ना पलट दिया। वहां लिखा था, सॉरी चांग सिंह, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। क्या मेरी सिस्टर ने सोचा कि तुम किसी के पालतू हो, या उसने तुम्हें अपनाया ही नहीं? मैं थोड़ी दूर छुपकर खड़ा था, सोच रहा था कि जब मेरी सिस्टर उसे ले जाएगी तब मैं चला जाऊंगा। लेकिन चांद सिंह अचानक लीश से छूटकर मेरी तरफ भागी। हाँ, अगर मैं खुद उसे दे देता तो शायद ठीक होता। मैं बार बार उससे कह रहा था, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसने मुश्किल से सिर उठाया, हल्का सा सिसकी, मेरे चेहरे को चाटा और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने उसे कसकर गले लगाया और धीरे धीरे गाने लगा, अच्छा पपी, दरवाजा खोलो। गाते हुए मेरे आंसू लगातार गिर रहे थे। मैंने चांद सिंह को पापा और मामा की कब्र के पास उस छोटी सी पहाड़ी पर दफना दिया। आज रात चांद पूरा नहीं है, लेकिन बहुत चमकीला है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चंग सिंह, थोड़ा धीरे भागो, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पास और पापा मामा के पास। गुड बाय सिस्टर। डायरी यहीं खत्म हो गई। और जैसे ही ये पढ़ना खत्म हुआ, लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स की बारिश होने लगी। लोग कह रहे थे, चैंग सिंह भी मर गया और वीएन भी। ये कितना क्रूअल है। खुद मरना काफी नहीं था क्या? पप्पी को भी मार दिया। उस बेचारे पप्पी का क्या कसूर था? चैंग सिंह के लिए बहुत दुख हो रहा है। मुझे मार दो, लेकिन पप्पी को मत छुओ। लोग पूछ रहे थे, क्या ये बोनियान सच में मर गया था या ये सब प्रोग्राम का इफेक्ट है? तभी किसी ने जवाब दिया, पुलिस रिकॉर्ड्स और हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वॉनन की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। ये कोई शो नहीं है, ना ही फेक डेथ है। मर चुके इंसान के बारे में बुरा मत कहिए। अपने शब्दों का ध्यान रखें। जहां तक डायरी की बात है, हम इसे प्रिजर्व करेंगे, बाकी सवालों का जवाब नहीं देंगे। धन्यवाद। और इसके बाद लाइव स्ट्रीम बंद कर दी गई, लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई। सबने सीईओ के सोशल मीडिया पर जाकर मैसेजेस करने शुरू कर दिए। कमेंट्स भरने लगे। टॉपिक ट्रेंड बन गया। सीईओ का भाई वोनान मर चुका है। गोनियन की डायरी सच है। तभी उस डायरी में मेंशन हुई दूसरी सिस्टर ने इंटरनेट पर पोस्ट किया, नियन नियन मर गया, मुझे माफ कर दो। वो बिना बताए चली गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। अगर मैं उसे पहले हॉस्पिटल ले जाती तो शायद वो इतनी जल्दी नहीं जाता। पहले तो लोग डाउट कर रहे थे, लेकिन जब उसने उनकी साथ की फोटो पोस्ट की तो सब चुप हो गए। फोटो में जो लड़का मुस्कुरा रहा था
वो बिल्कुल वही था जो डायरी में था, और जो पहले सामने आया था। अब सबको यकीन हो गया। इंटरनेट पर लोग टूट गए। सबने मान लिया कि डायरी सच थी। पूरी दुनिया गोनियन और चांग सेंग की मौत पर शोक मनाने लगी। हैशटैग्स वायरल हो गए। नियन नियन चांग सेंग, हम तुम्हें घर ले जाएंगे, क्या तुम दोनों वहां ठीक हो? ये सब इतना बढ़ गया कि आखिरकार प्रेसिडेंट बो के असिस्टेंट तक बात पहुंच गई। उसने काफी देर तक फोन देखा, हेसिटेशन हुआ, लेकिन आखिर बोल ही पड़ी। प्रेसिडेंट बो, 5 साल पहले आपने एक बेज कलर का पपी देखा था? प्रेसिडेंट बो ने उसे हैरानी से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उस दिन मैं काम से घर लौट रही थी। मैंने गेट के पास एक छोटा सा पपी देखा। हल्का रंग, गुलाबी नाक, बहुत साफ और प्यारा, लग रहा था किसी का पेट है। मुझे याद आया उसे भी छोटे एनिमल्स पसंद थे, तो मैं पास गई और उसे सहलाया। वो पपी बहुत अच्छा था, लगातार अपनी पूंछ हिला रहा था। मुझे लगा उसका ओनर वापस आएगा, इसलिए मैं घर चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर शोर सुनाई दिया। मैंने विंडो से देखा, एक लड़का सड़क के बीच उस पप्पी को पकड़कर रो रहा था, बुरी तरह रो रहा था। शायद वही उसका मालिक था। कहते हैं पपी अपने ओनर को ना देखकर घबरा गया और लीश तोड़कर भाग गया। असिस्टेंट ये सुनकर सन्न रह गई। तभी उसका फोन बजा। उसने नीचे देखा, जो फाइल उसे भेजी गई थी उसे खोलते ही उसका चेहरा बदल गया। प्रेसिडेंट बो, मुझे माफ कीजिए, इस दौरान मैंने आपकी जानकारी के बिना डायरी और आपके भाई के बारे में इन्वेस्टिगेशन की, और वो सच में मर चुका है। पुलिस ने उसकी मौत 5 साल पहले रजिस्टर की थी। एविडेंस रियल है, फेक नहीं हो सकता। उसने पॉइजन लेकर सुसाइड किया था, और वो डायरी भी असली है। ये कहकर असिस्टेंट ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की, बस धीरे से बोली, आप ये टैग्स भी देख लीजिए। लोग जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। आज उसकी डायरी पूरी इंटरनेट पर फैल चुकी है, शायद आप भी जानना चाहेंगी। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने आखिरी बात कही, आपके भाई ने सच में बहुत कुछ सहा है। और फिर वो बाहर निकल गई। डोर धीरे से बंद हुआ, एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई, और जैसे दुनिया बाहर रह गई, अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट बो और उसके हाथ में वो भारी डॉक्यूमेंट रह गया। हवा जैसे रुक गई थी। जो ठंडापन और बेपरवाही वो अब तक दिखा रही थी, वो पल भर में टूट गई, जैसे फूला हुआ गुब्बारा फट जाए। उसके पास हिम्मत नहीं थी उस डॉक्यूमेंट को तुरंत खोलने की। वो बस अपनी ठंडी उंगलियों से उसके खुरदरे किनारों को छू रही थी। उसके दिमाग में वो इंटरव्यू बार बार घूम रहा था। रिपोर्टर का डायरी निकालना, वो अजीब सा दर्द जो उसे उस वक्त महसूस हुआ था, वो छोटे छोटे डाउट्स जिन्हें उसने दबा दिया था, और वो गिल्ट। मैं चाहता था उसे कंपनी मिले, चांग का ख्याल रखने वाला कोई हो। उस वक्त उसे ये सब गोनियन का झूठ लगा था, लेकिन अब वो सब जहरीली सुइयों की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। और आखिरकार कांपते हुए उसने डॉक्यूमेंट खोला। पहली पेज पर पुलिस डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी थी। काले सफेद अक्षरों में ठंडी सच्चाई, नेम ओनियन, जेंडर मेल, डेट ऑफ डेथ 5 साल पहले की उस पतझड़ की रात, उसकी आखिरी बात के सिर्फ 3 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने। कॉज ऑफ डेथ, लोकेशन चंग्याओ नदी के पास एक छोटी सी झाड़ियों में, वहीं जहां डायरी में लिखा था, उसके पेरेंट्स की राख के पास। वहां एक कमजोर बूढ़ा सा दिखने वाला लड़का मिला था, वही मैं था। उसका शरीर, क्योंकि उसे क्लेम करने वाला कोई नहीं था, हॉस्पिटल ने रूल्स के अनुसार उसका क्रिमेशन कर दिया। उसकी राख को अस्थायी तौर पर रख लिया गया था आगे इको प्रोसेस के लिए। ये हर एक शब्द जैसे किसी कुंद चाकू की तरह उसके दिल को बार बार काट रहा था। किसी ने क्लेम नहीं किया। ये 4 शब्द जैसे एक जोरदार थप्पड़ बनकर उसके चेहरे पर पड़े। उस वक्त वो क्या कर रही थी? वो मेरी बिट्रेयल के गुस्से और दर्द में डूबी हुई थी। शायद किसी मेंटल क्लिनिक में ट्रीटमेंट ले रही थी, शायद किसी पार्टी में जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। शायद उसने एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि मैं कहीं जिंदा भी हूं या नहीं। फाइल के साथ कुछ फोटोज भी अटैच्ड थीं। क्वालिटी बहुत साफ नहीं थी, लेकिन उस वक्त की हालत समझने के लिए काफी थी। एक दुबला पतला, लगभग पहचान से बाहर हो चुका लड़का पेड़ के सहारे चुपचाप बैठा था। उसने वही ब्लैक कोट पहना हुआ था जो डायरी में मेंशन था। हैट ने उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा ढक रखा था। उसके पैरों के पास खाली दवाइयों के पैकेट्स और स्लीपिंग पिल्स के ब्लिस्टर पड़े थे, और उसकी बाहों में बस एक पुराना गंदा सा ब्राउन टेडी बियर था। वॉन्टंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो वही गिफ्ट था जो मॉम ने मुझे 8 साल की उम्र में दिया था, जिसे मैंने हमेशा अपने पास रखा। एक और फोटो थी जहां डायरी मिली थी, ठीक उसके पास, प्लास्टिक बैग में केयरफुली लपेटी हुई, जैसे उसे नमी से बचाने की कोशिश की गई हो। आखिरी पल तक मैं बस उसी डायरी को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। वॉटंग की सांसें तेज हो गईं। उसकी नजर धुंधली पड़ने लगी। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन उसके सीने से उठती हुई वो टूटी हुई आवाज रुक नहीं पाई। आंसू जो वो सोचती थी कि वो पहले ही खत्म हो चुके हैं, इस पल फट पड़े, जैसे जलते हुए उसकी त्वचा को चीर रहे हों। वो बुदबुदाई, नियन नियन। उसकी आवाज उसकी अपनी भी नहीं लग रही थी। ये कोई एक्ट नहीं था, ना कोई कहानी। वो सच में बीमार था, सच में अकेला था, अपनी आखिरी सांसों में बीमारी और दुनिया की बेरुखी झेल रहा था।
फिर भी हर वक्त मेरे बारे में सोच रहा था, अपनी बेवकूफ बड़ी बहन के बारे में। उसने जो कुछ कहा था वो सब जानबूझकर था, मुझे दूर करने के लिए। इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। इतना कि वो खुद सारे इल्जाम और दर्द उठाना चाहता था, बस मुझ पर बोझ न बने। और मैंने क्या किया, मैंने उसकी हर बात पर यकीन कर लिया। 5 साल तक उससे नफरत करती रही, यहाँ तक कि उसकी मौत की खबर पर भी मैंने कहा, मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक नया छोटा भाई अडॉप्ट कर लिया, उसकी जगह भरने के लिए। लेकिन मैंने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि उस दिन उसने ऐसा फैसला क्यों लिया। एक भारी पछतावा और गिल्ट की लहर उसे डुबोने लगी। उसे मेरी आखिरी बातें याद आईं। मैं तुम्हें सब दे दूंगी, क्या अब तुम खुश हो? मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। और फिर उसने कॉल काट दिया था, मुझे ब्लॉक कर दिया था। उस वक्त मुझे कितना दर्द हुआ होगा, कितना। उसे याद आया, मैं खून उलट रहा था, चांग सेंग को पकड़कर बुरी तरह रो रहा था। इतने सालों से दबा हुआ दर्द अब उसके गले से निकलकर चीख बन गया। वांटंग खुद को संभाल नहीं पाई, वो चेयर से फिसलकर नीचे कारपेट पर बैठ गई, एक खोई हुई बच्ची की तरह। अपने शरीर को समेटकर जोर जोर से रोने लगी। उस रोने में सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्द था जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। वो जमीन पर हाथ मार रही थी, उसके नाखून महंगे कारपेट में धंसने वाले थे। मैं उसे बचा सकती थी, मैं उसे पहचान सकती थी। मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाई? ये सवाल बार बार उसके दिमाग को खा रहा था। उसे वो दिन याद आया, फेयर में भीड़ के बाहर एक दुबला पतला इंसान, कैप और मास्क पहने हुए। वो मैं था, उसका नियन। वो मुझे देख रही थी, लेकिन उसने ठंडेपन से नजर हटा ली। अगर उस वक्त वो रुक जाती, अगर वो पास आकर बस एक बार पूछ लेती। लेकिन जिंदगी में अगर नहीं होते। ऑफिस के बाहर लिन और बाकी सेक्रेटरीज अंदर से आती उसकी टूटी हुई रोने की आवाज सुन रहे थे। सब एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में चिंता और सहानुभूति थी। लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे उसे ये दर्द महसूस करना जरूरी है। उसे इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। वो बानतांग को पता ही नहीं चला वो कितनी देर तक रोती रही, जब तक उसकी आवाज बैठ नहीं गई, जैसे उसके सारे आंसू खत्म हो चुके हों। बस शरीर में अनियंत्रित झटके रह गए थे। वो जमीन पर गिरी हुई थी, खाली आंखों से छत पर लगे उस महंगे शैंडलियर को देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से रंग गायब हो गया हो। अगले दिन भी वो कंपनी नहीं गई, अर्जेंट काम लिनई ने संभाल लिए। शाम को वो चिंता के साथ विला पहुंची, स्पेयर की से दरवाजा खोला और एक तेज शराब की गंध उसके चेहरे से टकराई। लिविंग रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था, खाली शराब की बॉटल्स हर जगह पड़ी थी। वो बांटंग अभी भी कल वाला बिजनेस सूट पहने हुए थी, सोफा के कोने में सिकुड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई, चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान। लेकिन उसके हाथ में उस डायरी की फोटोकॉपी कसकर पकड़ी हुई थी। मैडम, वो। लिनी धीरे धीरे उसके पास आई। वंटंग ने धीरे से सिर उठाया, उसकी नजरें खाली थीं। कुछ देर बाद वो लिनी के चेहरे पर टिक गईं। लिनी? उसकी आवाज इतनी भारी थी कि सुनना मुश्किल था। वो मुझसे नफरत करता था, आखिर तक मुझसे नफरत करता रहा। लिनी के दिल में चुभन हुई। वो झुककर उसके हाथ से खाली वाइन बॉटल धीरे से ले ली और बोली, प्रेसिडेंट बो, डायरी के हिसाब से मिस्टर वियान ने कभी आपसे नफरत नहीं की। आखिरी तक वो बस यही चाहता था कि आप खुश रहें। वॉटंग हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी टूटी हुई थी। खुश? मैंने उसे खो दिया, मुझे खुश रहने का क्या हक है? वो फिर से एक बॉटल उठाने लगी, लेकिन लिनी ने उसे रोक लिया। प्रेसिडेंट बो, आप ऐसे नहीं कर सकती। अगर मिस्टर वियान आपको इस हालत में देखेगा तो उसे भी शांति नहीं मिलेगी। वांतंग बुदबुदाई। शांति? उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो दर्द से कितना डरता था। जब वो अकेला गया होगा, उसे कितना डर लगा होगा। चांग भी उसके साथ नहीं था। आखिरी में वो बस उस टेडी बियर को पकड़े हुए था जो मॉम ने दिया था। वो आगे कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप रोती रही। लिनी ने बहुत मुश्किल से उसे उठाकर बेड तक पहुंचाया, उसे पानी पिलाया और तब तक बैठी रही जब तक वो सो नहीं गई। लेकिन सोते हुए भी उसके चेहरे पर शिकन थी। लिनी ने गहरी सांस ली। वो जानती थी वंतांग को टाइम चाहिए, लेकिन इस हालत में कंपनी और उसकी हेल्थ का क्या होगा? अगले कुछ दिनों में वंतांग बिल्कुल बदल गई। उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया, कोई काम नहीं संभाल रही थी, पूरे दिन विला में बंद रहती, शराब के साथ खुद को सुन्न करने की कोशिश करती। लेकिन उस धुंधली चेतना में गिल्ट और भी गहरा हो जाता और मेरी यादें और साफ होने लगती। बचपन में मैं हर जगह उसके पीछे पीछे घूमता था, सिस्टर सिस्टर कहता था। फिर वो रिबेलियस टीनेज फेज और आखिर में वो पतला सा लड़का जो रात में एक पपी की डेड बॉडी को पकड़कर रो रहा था। व्यू, उसका अडॉप्ट किया हुआ छोटा भाई, वीडियो कॉल पर दिखता। उसका चेहरा थोड़ा बहुत मेरे जैसा बनाया गया था, जैसे वो मुझे रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वंटंग के अंदर अचानक एक अजीब सी घृणा और गिल्ट जाग उठी। मैं क्या कर रही हूँ? एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही हूँ? ये वायु के साथ भी अनफेयर था और मेरे लिए भी एक इंसल्ट। वो अचानक स्क्रीन के उस तरफ चिल्ला पड़ी, जिससे वायु डर गया।
कुछ ही समय बाद उसने उसे एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया और एक बड़ा ट्रस्ट फंड देकर, ताकि वो पूरी जिंदगी बिना चिंता के जी सके। ईमेल में उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, सॉरी मैं अच्छी सिस्टर नहीं हूँ, अपनी जिंदगी खुद जियो। उसने उस रिप्लेसमेंट से भी रिश्ता तोड़ दिया, जैसे इससे उसके दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन कंपनी की हालत गिरती चली गई। शेयर होल्डर्स कंप्लेन करने लगे, मीडिया खबरें चलाने लगा कि प्रेसिडेंट बो मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही है। असिस्टेंट सब संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वानतांग को इस दर्द और गिल्ट से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। वानतांग फिर से लिविंग रूम के कारपेट पर गिरी हुई थी, आधी नींद में आधी जागी हुई। उसे लगा जैसे उसने मुझे देखा। मैं उसके सामने खड़ा था, एक साफ व्हाइट शर्ट में, वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे पहले मुस्कुराता था, गर्मजोशी से भरा हुआ। और मेरे पैरों के पास चांग सेंग अपनी पूंछ हिलाता हुआ खड़ा था। सिस्टर, मैंने धीरे से कहा, खुद को मत सताओ। वानतंग ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। आंसू तुरंत उसकी आंखों में भर गए। सॉरी सॉरी, उसकी आवाज टूट रही थी। और तभी मेरी आवाज आई, तुम गलत हो, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। उस हेलुसिनेशन की मुस्कान अब भी उतनी ही गर्म थी जैसे पहले हुआ करती थी। मुझे बहुत खुशी है और मुझे तुम पर गर्व है कि तुम अब इतनी स्ट्रांग और अमेजिंग हो गई हो। सिस्टर, प्लीज मेरी तरफ से भी जीना, अच्छे से जीना, खुश रहना, ठीक है? यही मेरी सबसे बड़ी विश है। वानतंग खुद को रोक नहीं पाई। नियान, नियान, उसकी आवाज टूट गई। मैं वादा करती हूँ सिस्टर, मैं वादा करती हूँ। तभी वो फिगर धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी आवाज भी दूर जाती जा रही थी। मैं वादा करती हूँ। वानतंग घबराकर चिल्लाई और झटके से उठ बैठी। लेकिन कमरा खाली था, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी थी। वहां मेरा कोई निशान नहीं था। फिर भी वो सपना इतना रियल था। मेरी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। एक भारी उदासी फिर से उसे घेरने लगी, लेकिन इस बार उस उदासी के बीच कहीं एक हल्की सी लेकिन मजबूत सी ताकत भी थी। हाँ, नियान नियान। आखिर तक वो यही चाहता था कि मैं खुश रहूं। अगर वो मुझे ऐसे टूटते हुए देखेगा तो उसे कितना दुख होगा। वो अब और मुझे निराश नहीं कर सकती, ना ही मेरे सैक्रिफाइस को बेकार जाने दे सकती है। अगली सुबह जब लिन यी विला पहुंची तो वो चौंक गई। वानतंग पहले ही उठ चुकी थी, नहा चुकी थी, साफ कपड़े पहन चुकी थी। उसका चेहरा अब भी पीला और कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो बेबसी नहीं थी। वहां एक अजीब सी क्लैरिटी और कठोर डिटर्मिनेशन थी। उसकी आवाज अब भी भारी थी, लेकिन शांत। लिन, बेस्ट प्राइवेट डॉक्टर से कांटेक्ट करो, मुझे फुल बॉडी चेकअप कराना है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करो। आज आफ्टरनून वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। लिन ये हैरान रह गई। प्रेसिडेंट बो, आप? वानतंग ने उसे रोक दिया। खिड़की से आती धूप को देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, या यूं कहो मुझे ठीक होना ही होगा, नियन नियन के लिए। और फिर उसने खुद को दोबारा खड़ा करना शुरू किया, एक अजीब सी स्टबर्न स्ट्रेंथ के साथ। उसने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, शराब छोड़ दी, खुद को जबरदस्ती खाना और सोना सिखाया, अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मल रूटीन में ढाला। वो वापस कंपनी गई, पहले से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और एफिशिएंट होकर काम संभालने लगी। उसने गिरती हुई हालत को जल्दी स्टेबलाइज कर दिया। लेकिन जो लोग उसे पहले से जानते थे, उन्हें महसूस हुआ कि वो वार्मथ जो कभी उसके अंदर थी अब गायब हो चुकी है। अब वो एक मशीन जैसी हो गई थी, कोल्ड, प्रिसिज, अनस्टॉपेबल, जैसे वो अपने अंदर के खालीपन को सिर्फ काम से भरने की कोशिश कर रही हो। लेकिन काम के बाहर उसने एक और चीज शुरू की, एक साइलेंट सर्च। वो मेरी जिंदगी के हर निशान को ढूंढना चाहती थी, उन आखिरी महीनों के हर पल को समझना चाहती थी। जब वो मेरे साथ नहीं थी, सबसे पहले उसने सियांग को ढूंढा, वही लड़की जिसने ऑनलाइन पोस्ट किया था। एक शांत कैफे में दोनों मिले। सियांग ने उसे एक कॉम्प्लेक्स नजर से देखा, उसमें सिंपैथी भी थी, ब्लेम भी, और एक थकी हुई सी रेजिग्नेशन भी। प्रेसिडेंट, आप आखिरकार आ ही गईं। उसने हल्की आह भरी। मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन आपके असिस्टेंट ने मुझे रोक दिया। मुझे लगा आपको सच में नियन नियन की परवाह नहीं है। वानतंग की आवाज भारी थी, लेकिन उसमें हल्का सा कंपन था। मुझे परवाह है, मैं बस अंधी थी, बेवकूफ थी। प्लीज मुझे सब बताइए, नियन नियन के बारे में सब कुछ। सियांग ने उसके चेहरे को देखा। बाहर से वो स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द छिपा था। उसका दिल पिघल गया और उसने बताना शुरू किया, उस गंदे टूटे फूटे हॉस्टल से लेकर मेरे अंदर की उस जिद्दी साफ दिल वाली नेचर तक, कैसे मैं खून खांस रहा था, फिर भी हॉस्पिटल जाने से मना करता था। कैसे आखिरकार मैंने उसे बताया कि मैं टर्मिनली इल हूं, और कैसे उसने अपनी सारी सेविंग्स निकालकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की। सियांग की आंखें लाल हो गईं। वो बहुत कंसिडरेट थी, इतनी कि दर्द होता था। वो हमेशा कहती थी कि वो मेरे लिए बोझ नहीं बन सकती, कहती थी कि मेरे लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, मुझे अपने वर्कशॉप के लिए बचाना चाहिए। जब वो गई तो बस कुछ कपड़े और वो पुराना टेडी बेयर लेकर गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह, हॉस्पिटल, पार्क, पुल के नीचे, लेकिन ये शहर बहुत बड़ा है, मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। अगर उस दिन मैं थोड़ी और सतर्क होती, अगर मैं उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती। वानतंग चुपचाप सुनती रही। उसके नाखून उसकी हथेली में गहराई तक धंस चुके थे।
लेकिन उसने दर्द को महसूस करना बंद कर दिया था। मुझे अब समझ आ रहा था, जब वो मुझसे नफरत कर रही थी उसी वक्त एक अजनबी सियांग मुझे थोड़ी सी गर्माहट और प्रोटेक्शन दे रही थी, मुझे ढूंढने की कोशिश भी कर रही थी, और वो मेरी अपनी बड़ी बहन वंतंग बस मुझसे दूर होती जा रही थी। वंतंग ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, थैंक यू सियांग। उस समय उसकी मदद करने के लिए क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? जो भी चाहिए बेझिझक बताओ। सियांग ने सिर हिला दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने ये सब इसलिए पोस्ट किया ताकि लोग सच जाने। नियन नियन एक अच्छी लड़की थी, उसे गलत समझा नहीं जाना चाहिए। अगर आप सच में उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो अच्छे से जिएं, उसकी मौत को बेकार मत जाने दीजिए। ये शब्द बिल्कुल वही थे जो मैंने अपने सपने में उससे कहे थे, और ये सीधे वंटंग के दिल पर लगे। कैफे से बाहर निकलकर वंटंग उन क्लूज के पीछे गई जो सियांग ने दिए थे। वो उस स्लम एरिया में पहुंची, लेकिन अब वहां कुछ भी वैसा नहीं था। सब डिमोलिश हो चुका था, नए मॉल्स बन चुके थे। वो उस भीड़ भाड़ वाले इंटरसेक्शन पर खड़ी रही और इमेजिन करने लगी कि मैं यहाँ कैसे जिंदा रहा, कैसे उस लापरवाही भरी जिंदगी से बचता रहा, कैसे कुछ पैसों के लिए खुश हो जाता था। उसके सीने में दर्द उठा। फिर वो उन जगहों पर गई जो डायरी में लिखी थी, सुपरमार्केट, वेजिटेबल मार्केट, यहाँ तक कि वो वेटेरिनरी क्लिनिक भी पहुंची। वहां का मैनेजर अब भी वही था। वंटंग ने अपनी फोन से मेरी 17 साल की एक फोटो दिखाई जिसमें मैं बेफिक्र हंस रहा था। मैनेजर ने काफी देर तक देखा, फिर सिर हिला दिया। हर दिन इतने पेट्स आते हैं, याद नहीं? वंटंग ने हार नहीं मानी। उसने चांग सेंग का डिस्क्रिप्शन दिया, छोटा मिक्स्ड ब्रीड डॉग, एक टांग में लंगड़ापन। मैनेजर ने काफी देर सोचा, थोड़ा वगैरह याद है लेकिन डिटेल्स नहीं। वंटंग रुकी नहीं, उसने अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए और उस पुलिस ऑफिसर को ढूंढ निकाला जिसने मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। वो बूढ़ा ऑफिसर रिटायरमेंट के करीब था, लेकिन उसे वो केस साफ साफ याद था। वो वांतंग को उस छोटे जंगल में ले गया, चेंग्याओ नदी के पास, जहां मेरी बॉडी मिली थी। उसने एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और आह भरी। वो लड़का यहीं था, बहुत शांत, जैसे सो रहा हो। हमने काफी जांच की, कोई होमाइसिड का एविडेंस नहीं मिला। डायरी भी पढ़ी, साफ था सुसाइड था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस वो टेडी बेयर, डायरी और थोड़े पैसे। प्रोसीजर के हिसाब से हमने न्यूज़पेपर में नोटिस भी दिया रिलेटिव्स को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। वो रुक गया, आगे कुछ नहीं बोला। वंतांग उस पेड़ के नीचे खड़ी थी। शुरुआती गर्मियों की हवा पत्तों से टकराकर सरसराहट कर रही थी। धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। सब कुछ शांत था, बस पानी के बहने की आवाज। मैंने यहाँ अपनी जिंदगी खत्म की क्योंकि ये जगह पापा और मामा के करीब थी। वाटंग सोच रही थी, आखिरी पल में मैं क्या सोच रहा था। शायद वो दिन जब हम पिकनिक पर जाते थे। वो झुक गई, पेड़ की खुरदुरी छाल को छूते हुए, जैसे मेरी आखिरी गर्माहट महसूस करने की कोशिश कर रही हो। आंसू चुपचाप गिर रहे थे मिट्टी में मिलते हुए। नियान नियान, मैं आ गई हूँ, सॉरी मुझे देर हो गई। उसकी आवाज हवा में टूट गई। फिर वो उस जगह गई जहां हमारे पेरेंट्स की कब्र थी, और वहीं पास में उसे वो छोटी सी मिट्टी की ढेरी मिली। डायरी में जिसका जिक्र था, यहीं चांग सेंग दफन है। उस ढलान पर घास उगी हुई थी, छोटी छोटी जंगली फूल खिले थे। उसने ध्यान से आसपास की घास साफ की और फिर चांग सेंग की उस छोटी कब्र के पास उसने खुद एक छोटी सी सुंदर अर्न दफन की। उसके अंदर उस डायरी की राख थी जिसे उसने स्पेशल तरीके से बिना पोल्यूशन के जलवाया था। उसने उस छोटी मिट्टी की ढेरी को सहलाया और धीरे से कहा, चांग थैंक यू उन आखिरी दिनों में उसके साथ रहने के लिए। अब यहीं रहो, नियन के साथ, पापा और मामा के साथ। इसके बाद वंतांग अपने पेरेंट्स की कब्र के सामने खड़ी हुई, उनकी तस्वीरों को देखते हुए 3 बार गहराई से झुकी। उसकी आवाज शांत थी लेकिन मजबूत। पापा, मामा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाई, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब से मैं अच्छे से जीऊंगी। नियन की तरफ से भी उसकी जिंदगी को बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे उसकी मौत का मतलब बने। शहर वापस आकर वांटंग ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अनाउंस किया कि वो अपनी पर्सनल वेल्थ का बड़ा हिस्सा डोनेट करेगी एक नई फाउंडेशन के लिए, नियन चांग सेंग फाउंडेशन। ये फाउंडेशन 2 कामों पर फोकस करेगी। पहला, गरीब कैंसर पेशेंट्स, खासकर टीनेजर्स को मेडिकल एक्सपेंसेस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, और दूसरा, स्ट्रे एनिमल्स को रेस्क्यू करना, उनके लिए प्रॉपर शेल्टर्स और अडॉप्शन सिस्टम बनाना। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंतंग ने पहली बार पब्लिक में मेरा नाम लिया। ज्यादा डिटेल्स में नहीं गई, बस इतना कहा, मेरा भाई वॉनन अपनी जिंदगी में अजनबियों की दया भी देखी और जिंदगी की कठिनाइयां भी झेली। ये फाउंडेशन उसी की याद में है और उन लोगों की मदद के लिए है जो उसी तरह दर्द और संघर्ष से गुजर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर जिंदगी को दया मिले और हर काइंडनेस लंबे समय तक जिंदा रहे। उसके इस कदम ने बिजनेस वर्ल्ड को हिला दिया और आम लोगों के दिल छू लिए।
जो लोग पहले उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब धीरे धीरे उनकी जगह रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ने ले ली। लोगों को समझ आया उस कोल्ड सीईओ के पीछे एक गहरा दर्द और रिडेम्पशन छुपा है। फाउंडेशन का काम जल्दी शुरू हो गया। वांटंग खुद उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व्ड रहने लगी। प्रोजेक्ट्स रिव्यू करना, हॉस्पिटल्स में बच्चों से मिलना, रेस्क्यू सेंटर्स जाना, उन छोटे एनिमल्स को देखना जो अडॉप्शन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान कभी कभी उसके चेहरे पर जेन्युइन सॉफ्टनेस दिख जाती। भले ही उसकी आंखों की उदासी पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वो उस दर्द के साथ जीना सीख रही थी। वो अक्सर एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जाती जो फाउंडेशन फंड करता था, और बाहर बैठकर उन बच्चों को देखती जो बीमारी से लड़ रहे थे। एक बार एक छोटा बच्चा, जिसे वही बीमारी थी जो मुझे थी, कीमोथेरेपी से उसके सारे बाल गिर चुके थे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। उस पल वांतांग को मेरे बचपन की याद आ गई। वो उसके पास गई, धीरे से उसके सिर को छुआ और उसे एक नया टॉय टैक्सी दिया। बच्चे की वो खुशी भरी मुस्कान उसके ठंडे दिल में एक हल्की सी गर्माहट ले आई। उसने सियांग की भी मदद करने की कोशिश की, उसे इन्वेस्ट करके बलून शॉप खोलने में हेल्प करना चाहती थी, लेकिन सियांग ने फिर मना कर दिया। जेफाबो, आपकी काइंडनेस की मैं कद्र करती हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों से कमाना चाहती हूँ, और अब मैं फाउंडेशन में वॉलंटियर भी हूँ। स्ट्रे एनिमल्स को रेस्क्यू करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। शायद यही नियन चाहता था कि हम सब अपने अपने तरीके से अच्छा जिएं। वांतंग ने इंसिस्ट नहीं किया, उसने उसकी चॉइस का सम्मान किया, और दिल से थैंकफुल थी कि मेरी आखिरी जिंदगी में मुझे ऐसा सच्चा दोस्त मिला। सियांग खिड़की के बाहर देखते हुए बोली। वो कहती थी, सोय सॉस के साथ एक साधारण बन भी उसके लिए फीस्ट जैसा होता है। उसकी आवाज शांत थी। असल में मुझे पता था वो बहुत भूखी होती थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जब भी वो ये कहती थी, उसकी आंखें चमकती थीं, जैसे वो सच में कोई लग्जरी खा रही हो। वंटंग चुपचाप सुन रही थी। उसने अपने नाखून हथेली में गड़ा लिए ताकि वो रो न पड़े। ये छोटे छोटे डिटेल्स डायरी के शब्दों से भी ज्यादा दर्दनाक थे, जैसे कोई बार बार दिल को काट रहा हो। अब वो सब समझ चुकी थी। कैसे सर्दियों में मैं ठंडे पानी के साथ सूखे बंस खाता था, कैसे दर्द में बिस्तर के पास कांपता था लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था, और कैसे चांगसेंग अपने गीले जीभ से मेरे आंसू चाटकर मुझे संभालता था। वंटंग ने उस जगह का एड्रेस भी लिया जहां मैं पहले रहता था। वो स्लम अब खत्म हो चुका था, उसकी जगह बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए थे। फिर भी वो अक्सर वहां ड्राइव करके जाती, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करती, कुछ नहीं करती, बस उन बिल्डिंग्स को देखती रहती। इमेजिन करती कि मैं कैसे वहां अपनी बीमारी के साथ हर दिन स्ट्रगल करता था। कंपनी के काम वो अब भी अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन पहले जैसी जान लगाकर मेहनत करने वाली एनर्जी अब उसके अंदर नहीं रही थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। बाहर के लोग कहते थे कि भाई की घटना के बाद वेंटांग बदल गई है, उसने सब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब हर चीज खुद कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती जैसे पहले करती थी। लोग कहते थे बॉस अब समझदार हो गई है, अब वो पूरी तरह चैरिटी में लगी है, लेकिन सिर्फ उसकी असिस्टेंट लिनी जानती थी कि वांतांग के दिल में अब भी सुकून नहीं है। उसके स्टडी रूम में उस डायरी की फोटोकॉपी रखी थी जिसके किनारे घिस चुके थे, और उसके पास ही एक ढेर था लिवर कैंसर ट्रीटमेंट्स, पैलिएटिव केयर, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के डॉक्यूमेंट्स का, जैसे वो कोई लंबी रिसर्च कर रही हो। सब्जेक्ट था उसका अपना भाई और पर्पस। शायद अपने दिमाग में उस पास्ट को बार बार बदलने की कोशिश, जिसे बदला नहीं जा सकता। समय तेजी से गुजर गया, और देखते ही देखते 3 साल बीत गए उस लाइव ब्रॉडकास्ट को जिसने पूरे देश को हिला दिया था। नियन चांगसेंग फाउंडेशन ने हजारों फैमिलीज की मदद की। वांतांग को कई ऑनर्स भी मिले, लेकिन एक बारिश भरी शाम उसे एक कॉल आया। वो सैनिटोरियम से था, वायु का कॉल। वो अडॉप्टेड भाई जो विदेश में था, उसकी आवाज हेजिटेंट थी। सिस्टर, मैं तुम्हारे फॉरेन हाउस में पुरानी चीजें अरेंज कर रहा था, मुझे एक एल्बम मिला, बहुत छुपा हुआ। उसमें बोनान की चाइल्डहुड फोटोज हैं और कुछ डायरी पेजेस भी जो तुमने अपने टीनेज में लिखे थे, जो तुमने कभी किसी को नहीं दिखाए। मैंने उन्हें पढ़ा और मुझे कुछ बातें पता चली, शायद तुम भी भूल चुकी हो। ये सब पेरेंट्स की डेथ से पहले और बाद की बातें हैं, कुछ धुंधली, लेकिन जैसे कोई सच्चाई जानबूझकर छुपाई गई हो। वॉटंग का हाथ जो फोन पकड़े हुए था हल्का सा कांप गया। बाहर बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थीं और उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। उसने वायु से कहा कि वो सब चीजें वापस भेज दे। कुछ दिन बाद वो पार्सल आ गया। एल्बम के साथ कुछ पीले पड़े कागज थे, वांटंग की टीनेज नोट्स, हैंड राइटिंग जल्दी जल्दी लिखी हुई, जिसमें इमोशन साफ दिख रहे थे। उसे याद आया वो रात जब पेरेंट्स के एक्सीडेंट से एक दिन पहले घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वो कंपनी के एक बड़े डिसीजन को लेकर था। पापा रिस्क लेना चाहते थे, मामा भी उन्हें सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उस समय की वंटंग ने जोरदार विरोध किया था। उसने गुस्से में कहा था, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उस डायरी में उसने पेरेंट्स की जिद के लिए रिसेंटमेंट लिखा था और फ्यूचर के लिए डर भी। और आखिरी लाइन थी, अगर कभी ये फैमिली टूट गई तो इसकी वजह वही होंगे। ये शब्द
जो समय के साथ दब गए थे। अचानक एक जंग लगी चाबी की तरह उसकी यादों का बंद दरवाजा खोल गए। वनटंग कुर्सी पर गिर गई, उसका शरीर ठंडे पसीने में भीग गया और तब उसे सब याद आ गया। जिस दिन पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था वो उसी झगड़े की वजह से हुआ था और वो उन्हें विदा करने भी नहीं गई थी इतने सालों तक। उसके अंदर का दुख और गिल्ट इतना भारी था कि उसने इस याद को खुद से छुपा लिया था। उसे बस इतना याद था कि पेरेंट्स उससे कितना प्यार करते थे और वो कितनी हेल्पलेस थी। लेकिन अब उसे समझ आया, जब नियन अपनी बीमारी का दर्द झेल रहा था, मैं भी अपने अंदर एक और गिल्ट लेकर जी रही थी, पेरेंट्स की मौत का। वो हमेशा सोचती थी कि नियन का जाना उसकी अपनी नाकामी की सजा है, लेकिन अब उसे लगा शायद ये उस दिन बोले गए कठोर शब्दों का भी परिणाम था, एक तरह का पनिशमेंट। ये लेयर्ड गिल्ट उसे पूरी तरह कुचल रहा था। वो 2 दिन तक खुद को स्टडी में बंद करके बैठी रही और जब बाहर आई तो उसने लिनी से कहा, मैं नियन और चांद सेंग और पापा मामा की कब्र पर जाऊंगी, सेमेट्री में, जहां अब मेरी और चांग सेंग की कब्र पेरेंट्स के पास ही थी, जो वानतंग ने बाद में अरेंज किया था। फोटो में मैं अब भी मुस्कुरा रहा था और चांग सेंग मेरे पैरों के पास बैठा था। वानतंग एक ब्लैक कोट में हल्की बारिश में बिना छतरी के खड़ी थी। काफी देर तक वो उस फोटो को देखती रही, फिर धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गई। वो रो नहीं रही थी, बस अपने हाथों से फोटो पर जमी पानी की बूंदें साफ कर रही थी। नियन, लगता है अब तुम्हारी सिस्टर कुछ समझने लगी है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं काफी नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें खो दिया। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचती हूँ तो लगता है शायद बहुत पहले से ही हमारी फैमिली का फेट एक मुश्किल रास्ते की तरफ धकेला जा चुका था। पापा को रिस्क लेना ही था, मामा ने उनका साथ दिया और मैं उस वक्त बहुत जिद्दी थी। और फिर तुम्हारी वो बदकिस्मत बीमारी, ये सब चीजें मिलकर ही शायद आगे जो हुआ उसका कारण बनी। तुम्हारी सिस्टर गलत थी, उस समय कम उम्र में बेवकूफी भरी बातें कह दी, बाद के सालों में भी गलत रही, बस खुद को प्रूव करने में लगी रही और ये समझ ही नहीं पाई कि तुम सब फेक कर रहे थे। और जब सच्चाई पता चली तब भी सिर्फ खुद को सजा देना ही सीखा, लगभग तुम्हारी आखिरी इच्छा भी भूल गई। उसने धीरे से कहा, तुम चाहते थे कि मैं हमेशा खुश रहूं। पहले मुझे लगता था ये नामुमकिन है, तुम्हारे बिना मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। वो कुछ पल के लिए रुक गई। बारिश उसके बालों से होकर बह रही थी, आंसुओं के साथ मिलकर, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी, सच में कोशिश करूंगी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन मजबूत। मैं तुम्हारी तरफ से नियन चांग सेंग फाउंडेशन को आगे बढ़ाऊंगी, तुम्हारे जैसे और बच्चों की मदद करूंगी। कंपनी को भी ऐसा बनाऊंगी जो ज्यादा लोगों की मदद कर सके। और मैं अपनी जिंदगी को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी, व्यू को भी। वो बच्चा भी आसान जिंदगी नहीं जी रहा। उसने धीरे से फुसफुसाया, नियन, शायद मैं खुद को कभी पूरी तरह माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं अतीत में नहीं फंसी रहूंगी। मैं अच्छे से जीऊंगी, तुम्हारी यादों को साथ लेकर। शायद यही तुम देखना चाहते थे, है ना? ये कहते हुए वो झुक गई और अपना माथा उस ठंडी कब्र पर टिका दिया, जैसे उस पार से कोई जवाब महसूस करना चाहती हो। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई, बादलों के बीच से हल्की धूप निकली, कब्रिस्तान पर पड़ते हुए और उन सफेद क्राइसेंथेमम्स पर चमक उठी जो उसने अभी रखे थे। उनकी पंखुड़ियों पर जमी बारिश की बूंदें चमक रही थीं। वॉटंग धीरे धीरे खड़ी हुई, आखिरी बार मेरी तस्वीर को देखा और फिर मुड़कर चल दी। उसके कदम पहले जितने भारी नहीं थे, अब भी धीमे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी मजबूती थी। कब्रिस्तान के पास पाइन ट्रीज के बीच से हवा गुजर रही थी, हल्की सी सरसराहट के साथ, जैसे कोई लंबी सांस छोड़ रहा हो या फिर राहत की एक धीमी फुसफुसाहट। शायद यहीं ये कहानी अपने अंत तक पहुंचती है, माफी, पछतावा और रिडेम्पशन की कहानी। और उन घावों के साथ आगे बढ़ने की। वानतंग की जिंदगी आखिरकार उस सबसे दर्दनाक चैप्टर को पार कर चुकी थी और अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था, जिसमें अब भी गहरा दर्द था, लेकिन उसके साथ साथ एक हल्की सी शांति भी धीरे धीरे जगह बना रही थी। उसकी जिंदगी का रिदम बदल गया था। वो अब भी बिजी थी, लेकिन पहले जैसी खुद को सजा देने वाली बेचैनी नहीं थी। उसने रेगुलर थेरेपी शुरू की, अपने अंदर के उन जटिल इमोशंस को समझने के लिए। पेरेंट्स की मौत का गिल्ट और मुझे ओवर प्रोटेक्ट करने की चाह, जो बाद में टूटकर पछतावे में बदल गई। ये प्रोसेस आसान नहीं था, इंसोम्निया और मूड स्विंग्स के साथ भरा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। व्यू के साथ उसका रिश्ता भी बदलने लगा। पहली बार उसने खुद उसे कॉल किया, एक लंबी ओवरसीज कॉल। उसने ज्यादा पुरानी बातें एक्सप्लेन नहीं की, बस दिल से थैंक यू कहा। उसे अपने भूले हुए हिस्से दिखाने के लिए उसने कहा कि वो उसकी डिस्टेंस और इनसिक्योरिटी समझती है, और साफ कहा, खून का रिश्ता हो या ना हो, अब हम फैमिली हैं और मैं चाहती हूँ कि हम सच में एक कनेक्शन बनाएं। नियन चांग सेंग फाउंडेशन भी लगातार बढ़ती गई। अब वो सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प तक सीमित नहीं थी। उसने प्रोफेशनल टीम्स बनाई, मेडिकल सोशल वर्कर्स,
साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पैलिएटिव केयर के लिए एक एनुअल डिनर में एक लड़की जिसने ट्रीटमेंट पाया था उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, आपकी और वोनियन की वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिली। उस पल वांतांग के दिल में सिर्फ राहत नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति आई, जैसे मेरी जिंदगी किसी और तरीके से आगे बढ़ रही हो। वो अब भी सेमेट्री जाती थी लेकिन अब हर बार दुख में डूबी नहीं रहती थी। कभी कभी वो मेरे लिए सूरजमुखी लेकर जाती जो मुझे पसंद थे, कभी कभी वो बस चुपचाप बैठ जाती और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताती। फाउंडेशन का हाल, कंपनी की परेशानियां, जैसे पहले मैं उसके पास बैठा सुनता था। एक बार तो उसने चांग सेंग की छोटी सी कब्र के सामने एक नया टॉय भी रख दिया, चांग सेंग इसका ख्याल रखना। वक्त उड़ता गया और फिर 2 साल और बीत गए। एक बिजनेस फोरम के बाद होटल के लॉबी में वांतांग की मुलाकात अचानक एक पुराने चेहरे से हुई। वही रिपोर्टर लिन जिसने उस दिन डायरी को लाइव में पढ़ा था, अब वो मीडिया इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुका था। उसके बालों में हल्की सफेदी आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए आगे आया लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक हल्की सी तलाश थी। प्रेसिडेंट बो, बहुत समय हो गया। वांतांग ने शांत स्वर में हाथ मिलाया। रिपोर्टर लिन, कैसे हैं आप? दोनों होटल के कैफे में बैठ गए। थोड़ी देर सामान्य बातें करने के बाद लिन थोड़ी देर झिझका, फिर बोला, प्रेसिडेंट बो, इन सालों में आप ठीक हैं? वांतांग ने अपने कॉफी कप को धीरे धीरे घुमाया और खिड़की के बाहर चमकते शहर को देखते हुए कहा, ठीक कहूं तो पूरी तरह नहीं लेकिन बुरा भी नहीं। मैंने खुद से समझौता करना सीख लिया है, पास्ट के साथ जीना सीख लिया है। शायद यही ग्रो करना होता है। बस इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, उस डायरी ने बहुत लोगों को बदल दिया, मुझे भी। उसने मुझे जिंदगी की नाजुकता और रिश्तों की कीमत समझाई। मैं हमेशा आपको प्रॉपर्ली थैंक कहना चाहती थी और सॉरी भी, उस वक्त जिस तरह आपने सब सामने लाया। लिन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे थैंक आपको कहना चाहिए। आपने मुझे नियन नियन की आखिरी आवाज सुनाई। प्रोसेस दर्दनाक था लेकिन अगर वो डायरी नहीं होती तो शायद आप हमेशा उस झूठ में जीती जो आपने खुद बनाया था और वो उसके लिए अनफेयर होता। कुछ पल खामोशी रही, फिर लिन ने जैसे कोई फैसला लिया। उसने अपने बैग से एक हल्का सा पीला पड़ा एनवेलोप निकाला और वांटंग की तरफ बढ़ा दिया। वांटंग थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। ये क्या है? लिन ने धीरे से कहा। ये उस समय डायरी के साथ मिला था जब मैंने वोनान की चीजें अरेंज की थीं। तब मुझे लगा ये देने का सही समय नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रखा। लेकिन अब मुझे लगता है ये आपको मिलना चाहिए। वांटंग का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से एनवेलोप खोला। अंदर कोई लेटर नहीं था बल्कि एक पुरानी सी कलर ड्राइंग थी, जैसे किसी नोटबुक से फाड़ी गई हो। उसके एजेस अनइवन थे। ड्राइंग में एक सीन था, नीला आसमान, चमकता हुआ सूरज, हरी घास, एक लड़की पोनीटेल में मुस्कुराती हुई। वो खुद थी, छोटी वांटांग। एक हाथ से एक छोटे लड़के का हाथ पकड़े हुए मैं, वॉनन, और दूसरे हाथ में एक छोटा पप्पी, चेंग सिंह। पीछे पापा और मामा खड़े थे, मुस्कुराते हुए। ऊपर कोने में टेढ़े मेढ़े लेकिन ध्यान से लिखे हुए शब्द थे, माई फैमिली, ऑथर वोनान, विश, आई होप माई सिस्टर ऑलवेज बी हैप्पी। और पीछे और भी छोटे और जल्दी जल्दी लिखे शब्द बाद में जोड़े गए थे, सिस्टर, सॉरी एंड आई लव यू। वांतंग की नजर धुंधली हो गई। उसे जैसे मैं दिख रहा था अपने आखिरी पलों में, दर्द से कांपते हाथों से ये ड्राइंग बनाते हुए। वो फैमिली जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था लेकिन कभी पा नहीं सका। उसके दिल में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ माफी और प्यार। वांतंग ने उस पतले कागज को कसकर पकड़ लिया जैसे ये दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। आंसू उस ड्राइंग पर गिरने लगे लेकिन उसने जल्दी से उन्हें अपनी उंगलियों से पोंछ दिया, डरते हुए कि कहीं मेरे छोड़े हुए निशान मिट न जाएं। उसकी आवाज टूट गई। वो हमेशा मेरे बारे में सोचता था। लिन की आंखें भी भर आईं। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। उस रात वंटंग ने उस ड्राइंग को केयरफुली फ्रेम किया, उसे अपने स्टडी में टांग दिया और उसके पास डायरी की कॉपी रख दी। वो काफी देर तक उसके सामने खड़ी रही, बस उसे देखती रही, बहुत देर तक। आने वाले दिनों में वांतंग फिर से वही पावरफुल सीईओ बन गई, बिजनेस वर्ल्ड में फेमस, और नियन चांग सेंग फाउंडेशन की फाउंडर भी। बाहर से वो पहले जैसी स्ट्रांग थी लेकिन उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में उस 18 साल के लड़के, मेरे लिए और मेरे छोटे से पपी के लिए एक कोमल जगह हमेशा बनी रही। अब वो भूलने की कोशिश नहीं करती थी, उसने याद रखना चुन लिया था। वो इस भारी प्यार को अपने साथ लेकर दुनिया में आगे बढ़ती रही, वैसे ही जीने की कोशिश करती रही जैसा मैं उसे देखना चाहता था। उसे पता था कि जिंदगी की बारिश फिर कभी भी लौट सकती है, लेकिन अब उसके दिल में उसने मेरे और अपने लिए एक हमेशा का वार्म अम्ब्रेला बना लिया था। ये कहानी पूरी तरह हैप्पी एंडिंग नहीं थी, लेकिन अब इसमें एक सच्ची कंप्लीटनेस थी, घावों के साथ भी आगे बढ़ने की। उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक नई नॉर्मेलिटी में बदल गई। वो ड्राइंग, माई फैमिली, उसके दिल के सबसे ठंडे कोने में एक छोटी सी रोशनी बन गई। उसने अपने दुख को मिटाया नहीं, लेकिन उस तीखे गिल्ट को कम कर दिया। अब उसे समझ आया कि मैं उसे सिर्फ दर्द और पछतावा देकर नहीं गया, बल्कि एक सच्चा साफ प्यार और दुआ भी देकर गया हूँ। और यही समझ उसे सच में आगे बढ़ने की ताकत दे गई। उसने अब अपनी जिंदगी को खुद शेप करना शुरू किया, सिर्फ काम तक सीमित नहीं रही। उसने अपने पुराने शौक
ऑयल पेंटिंग को फिर से शुरू किया, वीकेंड क्लासेस ज्वाइन की, स्टूडियो में टर्पेंटाइन की खुशबू, ब्रश के कैनवास पर चलने का एहसास उसे एक पुरानी शांति देता था। वो लैंडस्केप्स बनाती, स्टिल लाइफ बनाती, लेकिन कभी इंसानों को पेंट नहीं करती, खासकर अपनी फैमिली को नहीं, क्योंकि वो एक ड्राइंग जो मैंने बनाई थी वही उसके लिए इनाफ थी। उसे खराब करने की हिम्मत नहीं थी। वायु के साथ उसका रिश्ता भी अब नेचुरल हो गया था। ग्रेजुएशन के बाद वायु वापस देश आया, लेकिन बीओ ग्रुप में नहीं गया। उसने अपनी मेहनत से एक टेक पब्लिशिंग कंपनी ज्वाइन की। वंतंग ने उसकी चॉइस का रिस्पेक्ट किया। जब भी उसे गाइडेंस चाहिए होती वो एडवाइस देती, ऑर्डर नहीं। कभी कभी दोनों साथ खाना खाते, काम की बातें करते, जिंदगी की बातें करते, जैसे एक नॉर्मल भाई बहन। एक बार वायु अपनी गर्लफ्रेंड को उससे मिलाने लाया। लड़की थोड़ी नर्वस थी। वांतंग ने मुस्कुराकर उसे रेड एनवलप दिया। अच्छे से रहना, एक दूसरे को समझना। उस पल उसे लगा, अगर मैं होता तो शायद वो भी ऐसी ही मोमेंट्स जीती। फाउंडेशन भी धीरे धीरे और बड़ी होती गई। अब वो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रही थी। लिवर कैंसर की अर्ली डिटेक्शन और टारगेटेड ड्रग्स पर रिसर्च फंड कर रही थी। वांतांग अब सिर्फ इन्वेस्टर नहीं थी, वो खुद प्रोजेक्ट डिस्कशंस में हिस्सा लेती, पेशेंट्स के परिवार की नजर से सुझाव देती। एक मीटिंग में एक यंग रिसर्चर एक्साइटेड होकर बोला, ये नई डिटेक्शन टेक्नोलॉजी अर्ली लिवर कैंसर डिटेक्शन रेट को 30% तक बढ़ा सकती है। ये सुनकर वांतांग की आंखें भर आईं। उसे याद आया, जब मुझे डायग्नोज किया गया था तब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी हथेली कसकर दबाई, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये पहले होता, यही सोचकर उसने और भी मजबूती से ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने का फैसला किया। समय धीरे धीरे बहता रहा। फिर एक ऑटम की शाम वांटंग को एक कॉल आया। ये नर्सिंग होम से था, वायु का नहीं, सियांग का। मिसेज सियांग की तबीयत खराब है, कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। वांटंग ने तुरंत अपने सारे प्लान्स कैंसिल किए और उस छोटे शहर की तरफ ड्राइव की, हॉस्पिटल रूम में, जहां डिसइंफेक्टेंट की गंध फैली हुई थी। सियांग पहले से काफी कमजोर लग रही थी, चेहरा पीला था, लेकिन आंखें अब भी साफ थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रेसिडेंट वो आप आ गईं। वांतंग उसके पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे प्रेसिडेंट मत कहो, बस वांतंग कहो। सियांग ने हल्का सा सिर हिलाया, सांस लेते हुए बोली, आदत हो गई है और आप प्रेसिडेंट ही हैं। वो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वंटंग के दिल में एक अजीब सा एहसास उठा। बताइए। सियांग की नजर कहीं दूर चली गई, जैसे वो यादों में खो गई हो। नियन के जाने से पहले उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था, डायरी में नहीं लिखा। उस दिन उसकी हालत बहुत खराब थी, बहुत दर्द में था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सिस्टर सियांग, अगर मेरी सिस्टर को कभी पता चले तो उससे कहना। शंग थोड़ी देर रुकी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वंतंग ने जल्दी से उसे पानी देना चाहा, लेकिन उसने हाथ से इशारा करके मना कर दिया और बोलती रही। उसने कहा था, अपनी सिस्टर से कहना कि वो ज्यादा देर तक दुखी ना रहे, किसी को ढूंढे जो उसका साथ दे, पापा मामा की तरह अकेली ना रह जाए, और हर दिन गरम नरम खाना खाए। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई। आखिरी शब्द तो जैसे सुनाई ही नहीं दिया। वांतंग की आंखों से आंसू चुपचाप गिरने लगे। ज्यादा देर तक दुखी मत रहना, किसी को ढूंढ लेना, रोज गरम खाना खाना, यही थे उसके छोटे भाई के आखिरी ख्याल। वांतंग का गला भर आया, उसने अपना चेहरा हथेली में छुपा लिया। सियांग धीरे से बोली, वो बेवकूफ लड़का, उसने कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया, हमेशा कहता था मेरी सिस्टर दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर है। कुछ दिनों बाद सियांग भी अपनी बीमारी से हार गई। वांतंग ने उसे मेरे पास ही दफना दिया, मेरी कब्र के पास। उसने फूल रखे और एक कप गरम चाय। अब जाओ, उससे मिलो। उसके बाद वांतंग ने सच में खाना सीरियसली लेना शुरू किया। उसने एक आंटी रखी जो उसके लिए स्टफ्ड बन्स बनाती थी। कभी कभी खुद भी खाना बनाना सीखती। किचन की गर्माहट उसे एक अजीब सा सुकून देती। एक दिन उसे कॉल आया, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था। दूसरी तरफ से खुशी से भरी आवाज आ रही थी। वाटंग सुनते सुनते हल्का सा मुस्कुरा दी। वो किचन में गई, उस वार्म लाइट में खड़ी होकर पहली बार उसने आंसू नहीं बहाए, बस धीरे से कहा, मैं अच्छे से जीऊंगी, तुम्हारे प्यार के साथ आगे बढ़ूंगी। वो अब भी सेमेट्री जाती थी, लेकिन अब जैसे पुराने दोस्तों से मिलने जाती हो। एक केटल लेकर जाती और उन्हें अपनी जिंदगी की बातें बताती। रूम की रोशनी और उसकी आवाज उसे याद दिलाती कि प्यार अब भी मौजूद है। नियन चांग सेंग फाउंडेशन अब लाखों लोगों की मदद कर रही थी। अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम्स ने अनगिनत जानें बचाईं। हर बार जब वो ऐसी खबर सुनती, उसके दिल का पछतावा थोड़ा हल्का हो जाता। एक इंटरनेशनल चैरिटी फोरम में लोगों ने कहा, नियन चांग सेंग एक फिलॉसफी जैसा है, रियल लाइफ से निकला हुआ। वंटंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, असल में ये मेरे सीखने की वजह बन गया है। वाईयू का करियर भी सक्सेसफुल हो गया। टेक फील्ड में उसने अपना नाम बना लिया। वो अपनी गर्लफ्रेंड लिन वेई को वांतांग से मिलाने लाया। उसने जो ब्रेज्ड पोर्क बनाया था
उसमें उसकी माँ की कुकिंग की झलक थी। वनटंग के दिल में एक हल्की गर्माहट उठी। समय बीतता गया। 10 साल गुजर गए। वनटंग के बालों में सफेदी आ गई। उसकी आंखें अब ज्यादा शांत थीं। उसने धीरे धीरे अपने ऊपर का बोझ कम किया। स्ट्रैटेजी और चैरिटी पर फोकस करने लगी। अपने गार्डन में सूरजमुखी और सफेद क्रिसैंथेमम्स लगाए। एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर ने उससे कांटेक्ट किया। नियन चांग सेंग की कहानी पर फिल्म बनाने के लिए वनटंग ने सोचकर हाँ कहा, लेकिन एक कंडीशन रखी, सच्चाई दिखाई जाए और फोकस फाउंडेशन के काम पर हो। कैमरा में वो शांत और कॉन्फिडेंट दिख रही थी। जब वो फाउंडेशन की बात करती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। किसी ने पूछा, आप उस अंधेरे से कैसे बाहर आई? वॉन्टंग ने धीरे से कहा, बाहर नहीं आई, बस उसे अपने साथ जीना सीख लिया। जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमेशा हमारे अंदर का हिस्सा बन जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री ने लोगों को गहराई से छू लिया। उसकी कहानी एक एग्जाम्पल बन गई। टूटने के बाद खुद को दोबारा बनाने की व्यू की शादी में वनटंग स्टेज पर खड़े नए जोड़े को देख रही थी और अनजाने में सोच रही थी, अगर नियन नियन होता तो शायद वो भी यहाँ होता, उसके पास खड़ा, मुस्कुराता हुआ। कुछ लोग भले ही हमारे साथ मौजूद ना हो, फिर भी वो हमारे लिए खुश होते हैं। सिस्टर, तुम्हें खुश रहना चाहिए। समय बीतता गया। वॉन्टंग अब दादी बन चुकी थी। अपनी छोटी सी ग्रैंडडॉटर नियनीन को गोद में लिए उस बच्ची की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी मेरी थीं। वो उसे स्ट्रोलर में बैठाकर सूरजमुखी के बीच टहलाती। देखो, ये तुम्हारे दादा और चांगसेंग हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब नियनीन 3 साल की हुई, उसने साफ साफ कहा, दादी, और उस एक शब्द ने वांतांग के दिल में कुछ हल्का सा जगा दिया। वो उसके साथ समय बिताने लगी, उसे फेरी टेल्स सुनाती, लेकिन कभी मेरा नाम नहीं लेती। शायद वो दर्द अब भी गहरा था। वांटंग इंडस्ट्री में एक रोल मॉडल बन गई। उसने सब देखा था, अंधेरी रातें, टूटना और फिर खुद को जोड़ना। धीरे धीरे उसने पीछे हटना शुरू किया। अपने गार्डन का ख्याल रखना, फूलों को खिलते और मुरझाते देखना। एक रात नियानिन ने आसमान की सबसे चमकीली स्टार की तरफ इशारा किया। दादी, वो चमक रहा है। वांतंग ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हारे दादा हमें देख रहे हैं। उसके 70वें बर्थडे पर वायु ने उसे एक हैंडमेड फोटो एल्बम दिया। पहली पेज पर लिखा था, माई फैमिली मूवी। न्यानिन ने अपने छोटे छोटे हाथों से लिखा था, परदादा, परदादी, दादा चांगसेंग और हम। आखिरी पेजेस खाली थे और व्यू ने कहा, बाकी हम आगे भरेंगे साथ में। वांतंग ने उस फोटो को हल्के से छुआ। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ये गिफ्ट उसे ये बता रहा था कि मैं कभी भुलाया नहीं गया, मैं अब भी फैमिली की यादों में जिंदा हूं। उसने मेरी पुरानी चीजें अरेंज की, लेबल्स लगाकर, ताकि नियानिन जान सके उसकी फैमिली कहां से आई है। और आखिर में वांतंग, जिसने अपनी पूरी जिंदगी चैरिटी और दूसरों की मदद में लगा दी, उसने अपनी बुढ़ापे की जिंदगी शांति से बिताई। अपने आखिरी पल में उसने धीरे से कहा, पापा, मामा, नियन, तुम मुझे लेने आए हो। सॉरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे एक बच्ची रो रही हो। लेकिन जब उसने आखिरी सांस ली, उसके चेहरे पर एक शांत, संतुष्ट और मासूम सी मुस्कान थी, जैसे आखिरकार उसे सुकून मिल गया हो।